जो पहले तो ये बताएं कि पार्टी आपने बनाई क्यों, क्या मकसद क्या है, और जो बाकी दीगर सियासी पार्टीज़ हैं उससे क्यों मुख्तलिफ, हम इसको क्यों मुख्तलिफ समझें, क्या वजह है? कमर जमान कायरा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हाथ बांध के ये ज़ीरक सियासतदान गुलामों की तरह एक नौज़ायजा बच्चे के पीछे खड़े हुए हैं। आप नून लीग में जाएं, आपकी तरह एक एंकर पर्सन ने, आप उसके सामने ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज, शहबाज के बाद हमजा शहबाज, वेयर आर यू? आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आपने अपनी ये गलती का एतराफ़ किया और आपने कहा कि आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। वो इसी इलेक्शन के बारे में थी कि आप ने ये माना, एडमिट किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैंने अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ किया। क्या वजह है कि नौजवान आप यकीन करें कि जब आपको मौका मिलेगा आप आगे आएंगे और आप अपने नज़रिए पे, आप अपने मिशन पे, मंशूर पे दोबारा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? दिशत है, हमारी बेरोज़गारी का मसला है, सेहत, तालीम, बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्या वजह है कि ये मसाइल हमारे हल नहीं हो पा रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और आपको इक़्तिदार मिल जाता है, आपके पास इन मसाइल को हल करने का क्या हल मौजूद है? वो जाके भीख मांगते हैं, दुनिया को बताते हैं कि IMF के दिए हुए पैसे से हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, मजदूर कार्ड दे रहे हैं, माइनॉरिटी कार्ड दे रहे हैं। दुनिया कहती है बेकारी कौम है। आप जैसे कह रहे हैं कि हम बेकारी, हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेकारियों की तरह बाहर जाके मांगते हैं। आपकी दौरे हुकूमत में आप बेकारी नहीं बनेंगे और आप नहीं मांगने, किसी मुल्क से नहीं मांगेंगे। आपके पास मईशत को ठीक करने का, क्योंकि हमारी जब तक मईशत ठीक नहीं होगी तब तक तो हम हमारे हुक्मरान बेकारियों की तरह चलते रहेंगे। आपके पास मईशत को ठीक करने का और इस बेकारीपन से निकलने का क्या हाल है? कितना टाइम है मेरे पास इस जवाब के लिए? जितना आप चाहें। और एक चीज बनी ही इस बेस पे, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है सरकारी हॉस्पिटल्स का, लिहाजा हम जो है वो सेहत कार्ड लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सरकारी इदारों में करप्शन हो रही है उन सबको आप खत्म कर देंगे? इंशाल्लाह करेंगे, सब इदारों को खत्म कर देंगे। सर करप्शन को खत्म करेंगे। नहीं, आपको करप्शन तो सेहत कार्ड से भी करप्शन खत्म करें, सेहत कार्ड को क्यों खत्म? मुझे 1 मिनट का केस, आपके सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs और 21-22 ग्रेड के अफसरान के भांजे भतीजे जनेवा में घूमने के लिए, वहां के क्लब्स में जाके पार्टीज करने के लिए अपना नाम कश्मीर के डेलीगेशन में डलवाते हैं, तो कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा चाहता। Who the hell America is to decide the future of Pakistan? Who the hell America is? यही तो गुलामाना सोच है हमारे हुक्मरानों की। अगर ये ना आप होती, ये मानते हैं कि हमारी जो सियासत है इसमें अदारों की मुदाखलत है, दखल है? बिल्कुल है। आपके ख्याल में ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप कैसे खत्म करेंगे? मतलब तो इसी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है। वाह, ये दिस इज अ वेरी यंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहीद सियालवी की जो नज़रें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और फौज की तरफ हैं, उनकी तरफ से मदद आए और आपको इक़्तिदार मिल जाए। नज़रें ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी हैं, शहीद सियालवी की नज़रें जुडिशरी की तरफ भी हैं, शहीद सियालवी की नज़रें यूथ की तरफ भी हैं, शहीद सियालवी की नज़रें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ भी हैं, और शहीद सियालवी की नज़रें यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों की तरफ और टीचर्स की तरफ भी हैं। मौजूदा जो निज़ाम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको इस निज़ाम के ऊपर भरोसा है? फील्ड मार्शल ने ही मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी को चलाना है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है? कोई काम नहीं है ना, तो आप हटा दें। तो वो हटाए ना, वो जो जिनके पास इख्तियार है। मैं तो अपोजिशन में बैठा हूँ, मैं आपको वैसे आपके ख्याल में जो खारजा महाज है वो फील्ड मार्शल साहब को संभालना चाहिए? हाँ, इस वक्त पाकिस्तान का खारजा महाज, और आप ये इत्तेफाक करते हैं कि वो अच्छा चला रहे हैं? वो अच्छा चला रहे हैं। अगर नून लीग की हुकूमत है तो फिर उन्हें खुद ही चलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद जदून और आप देख रहे हैं सोच की सिमत। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से अहम मसाइल की एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है और यही वजह है कि हमारे नौजवान सियासत में मायूस होते चले जा रहे हैं। क्या इन मसाइल से निकलने के लिए हमारे पास कोई हल मौजूद है? इसी हवाले से पाकिस्तान में 170 से ज़ायद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने कभी इस बारे में सोचा या इस मसले के हल के बारे में इनके पास क्या तजवीज़ और क्या उनके मकासद और मिशंस हैं? इस हवाले से मेरे साथ आज एक पॉलिटिकल पार्टी के, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके पास इस मसले से निकलने के लिए और पाकिस्तान के दीगर मसाइल के हल के लिए क्या ऐसे हल मौजूद हैं जो कि ये जब इनको गवर्नमेंट मिलेगी या ये गवर्नमेंट में आएंगे तो उनको हल करने के लिए इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट चलते हैं शहीद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया आपका, मैं लेट हो गया हूँ और उसके बावजूद आपने बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। कोई मसला नहीं है, आपके हम ममनून हैं, वो शुक्रगुजार हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, 5 सेगमेंट्स हैं। तो हम पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि सवाल और जवाब के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम डायरेक्टली आपसे ये, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज़ का हर साल हम देखते हैं कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है और उसका मंशूर और उसके मकासद हम देखते हैं कि वादे किए जाते हैं। आपकी जो पार्टी है, आपने अपना जो, पहले तो ये बताएं कि पार्टी आपने बनाई क्यों, क्या मकसद क्या है, और जो बाकी दीगर सियासी पार्टीज़ हैं उससे क्यों मुख्तलिफ, हम इसको क्यों मुख्तलिफ समझें, क्या वजह है? देखें, आपके 2 सवाल हैं। इस सवाल में बनाई क्यों है, किसी और जमात में भी जा सकते थे, जाना चाहते भी थे,
3 जमातें लीडिंग एंड पे हैं, नून, पीपी और पीटीआई। नून लीग और पीपी में जब हमने देखा कि कमर जमान, कायरा, एहतजाज एहसन, पीटीआई पीपल्स पार्टी की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कमर जमान कायरा साहब, एहतजाज एहसन साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हाथ बांध के ये ज़ीरक सियासतदान ग़ुलामों की तरह एक नौज़ायजा बच्चे के पीछे खड़े हुए हैं और वो ऐलान कर रहा है मुल्तान के जलसे में कि अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरे बाद पार्टी की क़ियादत जो है वो मेरी बहन करेगी। तो वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। बीमार हो जाती हूँ, सॉरी, इससे क्या बीमार हो हो रहा है? जाता हूँ तो मेरी क़ियादत जो है पार्टी की वो मेरी बहन करेगी। ओके, आप अंदाज़ा करें, आप नून लीग में जाएं, आपकी तरह एक एंकर पर्सन ने, आप उसके सामने ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज, शहबाज के बाद हमजा शहबाज, वेयर आर यू? उसने कहा तो इसका आपकी जवाब पार्टी मेरे में पास ऐसा कुछ है। नहीं होगा? हमारी पार्टी में एक भी ऑफिस बेरर मेरी फैमिली का नहीं है और 14 साल हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। जितने लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर से हमारे साथ थे उन्होंने ही मिलकर इस पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी है, जिन्होंने मदरसे की दालें भी खाई हुई हैं, जिन्होंने जून जुलाई की गर्मियाँ सिब्बी के रेगिस्तानों में भी गुजारी और डेरा बुगटी में जलसे किए हैं, उस दौर में जब लोगों की टांगें वाकई में कांपा करती थीं और पाकिस्तान का परचम लहराया था वहाँ जाके। ये वो नौजवान है जिन्होंने हम जिन्स परस्ती की NGOs पे पाबंदी लगाई थी औरत मार्च के आमने सामने धरने दे के। ये वो लोग हैं जिन्होंने OIC और UN तक अपनी आवाज़ पहुंचाई थी हॉलैंड और फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के मामले में। ये वो लोग हैं जिन्होंने फेडरल बोर्ड के 70-80 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था, उनको बचाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट की प्राइवेटाइजेशन का इशू सॉल्व करके 14,000 या 15,000 बच्चों का मुस्तकबिल जो दाव पे लगा था उसका हल किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने HEC से लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल जो दाव पे लगा हुआ था और उनके फाइनेंशियल क्राइसिस का वो शिकार हो गए थे कोविड के दौर में, डबल फीसें ट्रांसपोर्टेशन की और हॉस्टल की फीसें घर में बैठे हुए उनको मिल रही थी, वो हमने रिवर्स करवाई थी। तो ये सारे काम हम लोगों ने उस दौर में किया था जब हम पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थे। ओके, और अब हम सियासी जमात बने, हम लोग पार्लिमान में जाएंगे तो प्रैक्टिकली करने के काबिल होंगे। जब हम काउंसलर भी नहीं, हमने ये सारा कुछ किया। तो इन लोगों ने मिल के ये पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में आ सकती है? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। जितनी आई हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई हैं और इट डिपेंड्स कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी किन बुनियाद पे बात होती है। अगर तो वो रियासत की बका की बात होती है, अगर तो वो रियासत की सालमियत की बात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिशियंस हो, दे मस्ट बी एट द सेम पेज। ओके, अगर आपको लगता है कि कहीं बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो आपको इख्तिलाफ राय का पूरा हक है। जब आप कोई भी पार्टी या आप या आपकी जगह कोई भी पार्टी होगी, जब वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आएंगे तो वो आज़ादाना फ़ैसले कैसे कर पाएंगे? यही तो मामला है। अगर हमने आना होता है इस्टेब्लिशमेंट की मदद से तो हम 2024 में आ जाते। इसमें बड़े नथु फतू जो हैं उनके जैक लगे हैं, हमारा भी लग जाता। मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आपने अपनी एक गलती का एतराफ़ किया और आपने कहा कि आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा, और वो इसी इलेक्शन के बारे में थी कि आप ने ये माना, एडमिट किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैंने अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ किया। क्या वजह है कि नौजवान आप पे यकीन करें कि जब आपको मौका मिलेगा आप आगे आएंगे और आप अपने नज़रिए पे, आप अपने मिशन पे, मंशूर पे दोबारा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? हमारा 14 साल का माजी देख लें। जब एक गलती होती है तो हम उस पर ढीठ नहीं बनते, हम ओपनली बताते हैं हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे हैं, आवाम की मोहब्बत में कमी नहीं थी, हम जीतेंगे तो आवाम की मोहब्बत से लेकिन जीतेंगे, आपकी अल्लाह के फजलो करम से लेकिन आपकी जीतेंगे। गलतियों से बहुत सा नुकसान हो जाता है। इस तरह तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी अपनी गलती मानी थी, मेरी लेकिन गलती पाकिस्तान से- का तो नुकसान हो चुका मेरी था। गलती से बलूचिस्तान नहीं जला था, मेरी गलती से फितना अल खवारिश पैदा नहीं हुए थे, उनकी गलतियां बड़ी गलतियां थीं। हमारी गलती से सिर्फ हमें नुकसान हुआ, हमारी पार्टी को, अगर हमारी आइडियोलॉजी को, आपकी गलती की वजह से आप इक़्तिदार में, पार्लियामेंट में पहुंच जाते तो आपको क्या लगता है आपके डिसीजन की वजह से? ना, हम अगर पार्लियामान में पहुंच भी जाते हम तब भी तस्लीम कर लेते, लेकिन काम अच्छा करते। आज अगर हम लोग, या अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, हम नहीं पहुंचे, आज अगर हम पार्लियामान में होते
अगर हुकूमत में होते तो अवाम में निकलने के काबिल ना होते, और अगर अपोजिशन में होते तो बीवी बच्चों समेत जेल में होते। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हमें 5 साल मजीद दिए जदोजहद के कि हम जब पार्लिमान में आए तो अपनी एक फ़ौज के साथ पार्लिमान में आए। आपको लगता है कि आप अब अगले इलेक्शन में इतने इस काबिल हो जाएंगे अच्छी कि तादाद में आएंगे अल्लाह के फजलो करम से। चले, हमारी दुआएं और आपके साथ आपकी हैं। सपोर्ट, आपके बड़ों की सपोर्ट और दुआओं से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान इस टाइम पे जिन मसाइल से गुजर रहा है, जी। बहुत सारे मसाइल हैं। फर्दर अगर मसाइल का जिक्र किया जाए, जैसे मईशत है, हमारी बेरोज़गारी का मसला है, सेहत, तालीम, बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्या वजह है कि ये मसाइल हमारे हल नहीं हो पा रहे आज तक? इनकॉम्पिटेंसी, ओके, नाअहल क़यादत, राइट पर्सन इज़ नॉट एट द राइट प्लेस। इंडिया की स्पेसशिप चांद पे पहुंचते पहुंचते उसके करीब पहुंच गई थी और तबाह हो गई। आपको पता है आपके आईटी मिनिस्टर की क्या ट्वीट थी? उसने कहा वो देखो चांद पे नहीं पहुंच सके। ऐसा थर्ड क्लास किस्म का आदमी जो तमस्गर उड़ा रहा है कि तुम चांद पे नहीं पहुंच सके, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। एक और आपका फेडरल मिनिस्टर, उससे बिल गेट्स कहता है कि मैं यहाँ पर आईटी पार्क बनाना चाहता हूँ, वो आगे से उससे सवाल करता है, उससे झूले भी होंगे। एक और आपका फेडरल मिनिस्टर मलेशिया जाता है, मैं अभी मलेशिया में पाकिस्तानियों को एड्रेस करके आया हूँ पिछले हफ्ते, और वो जाके वहाँ की बिल्डिंग्स देख के बोलता है कि यार ये तुम लोग कैसे तरक्की कर गए हो, हमसे 10 साल बाद आज़ाद हुए थे। उसने कहा आपका जनरल अयूब का 1960 में दिया गया 5 साला मंसूबा पढ़ा है कभी आपने? उसने कहा नहीं। कहते जाके पढ़ लें, लिखा आपने था, इम्प्लीमेंट हमने कर लिया। मलेशिया बन गया, जापान बन गया। कहते हैं इन मुल्कों ने आपके मंसूबा पे अमल किया। ओके, वेयर डू यू स्टैंड? इनकॉम्पिटेंट और सफारिश पर मबनी लीडरशिप जब भी पार्लियामान में आती है वो मुल्क का सत्यानाश करती है। जब भी कश्मीर का केस आपके सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, एमएनएस, एमपीएस और 21-22 ग्रेड के अफसरान के भांजे भतीजे जनेवा में घूमने के लिए, वहाँ के क्लब्स में जाके पार्टीज करने के लिए अपना नाम कश्मीर के डेलीगेशन में डलवाते हैं, तो कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा जाता, वो स्क्रिप्ट जाके ज़रूर पढ़ा जाता है। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर को तो छोड़ें, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी क्लेम करता है। उन्होंने दर्जनों थीसिस की हैं, इस पे अपने झूठ को सच करके साबित कर रहा है। आपकी और हमारे आप सच को भी हमारे इनकॉम्पिटेंट सियासतदानों ने डिफेंड नहीं करा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत मसला कश्मीर को हल करने के लिए सीरियस नहीं है? हुकूमतें, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट, पीपी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नो वन वाज सिंसियर विद। आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी सीरियस नहीं है मसले को हल करने के लिए? आपकी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडिंग एंड पे रहीं, कोई भी मसला कश्मीर के साथ सीरियस हमें नज़र नहीं आया था। ये तो शुक्र है कि आपने इस बार एक दलेरी का मुजाहरा किया, आपके फील्ड मार्शल ने, कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस आपने मौलाना मसूद अज़हर के मदरसे के नाम पे रखा है, जहाँ पर वो आयत वहाँ पर लिखी हुई थी जिस मदरसे को अटैक किया गया था, दुनिया को बताने के लिए कि जनाब अब इनको आप दहशतगर्द नहीं कह सकते, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग सिंस लास्ट 8 years कि चे गुवेरा वाज अ फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस वाज अ फ्रीडम फाइटर, नेल्सन मंडेला वाज अ फ्रीडम फाइटर, फिर मसूद अज़हर, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन, बुरहान वानी, मसरत आलम भट्ट, ये भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, और इस बेस पे हम पे पर्चे होते थे। ओके, लेकिन आज रियासत ने तस्लीम किया है कि तुम दुरुस्त है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पहले दीगर जो हमारा टॉपिक है, बाकी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ पहले हम वो कवर करें, फिर हम फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी जिक्र करेंगे, क्योंकि ये फ़ॉरेन पॉलिसी में भी इसका मैटर चला जाता है। तो जो मैंने मसाइल आपसे ज़िक्र किए, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और आपको इक़्तिदार मिल जाता है, आपके पास इन मसाइल को हल करने का क्या हल मौजूद है? स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, एमएनए, एमपीएस, सेनेटर्स हैं, उन पे लाजिम होगा कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ बैठ के तालीम हासिल करे। मदारिस में लैंग्वेज कोर्सेज लाजमी होंगे ताकि आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। ऑनलाइन पढ़ाएंगे, $200-400 महीने का कमाएंगे तो आपके जो
दस्तार होगी, उसका जो तुर्रा होगा उस पर कल्फ आपकी जेब से लगी होगी। आप थानेदार से पैसे नहीं मांगेंगे, आप पिंड के चौधरी से पैसे नहीं मांगेंगे। फिर जो आप दीन बयान करेंगे मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, वो दुरुस्त दीन होगा। वो किसी बाबे का दीन नहीं होगा, वो किसी थानेदार का दीन नहीं होगा, किसी वडेरे का दीन नहीं होगा, नबी पाक का दीन होगा। आपके आस्थानों पे लाजिम होगा कि जो फ़ंड महकमे औकाफ के खाते में अरबों रुपए जमा होते हैं, दाता साहब पे, बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, सचल सरमस्त के दरबार पे, उन पैसों से उन्हीं औलियाए कराम के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, जहाँ पर दरस निज़ामी भी होगा, इंजीनियर, डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर भी पैदा होंगे। अंधे गूंगे बहरे दौले शाह की चुइयाँ पैदा नहीं होंगी जो कि दरबारों पे होती हैं, जो पीरों के गाड़ियों के टायर जाके चूमने को अपने जन्नत में जाने का सबब समझती हैं। वो बुजुर्गान दीन की जो खिदमात थीं वो उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएंगी। गद्दी नशीन का कारोबार ख़त्म होगा। और इससे क्या होगा, जो लाखों करोड़ों मुरीदीन है, अनगाइडेड मिसाइल्स बनाया हुआ है जिनको, वो आप प्रैक्टिकली जो कहते हैं हम दीन को तख्त पे लाएंगे, वो वाकई दीन को तख्त पे लाने का उन्हें पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, उन्हें तालीम दी जाएगी। आपकी बातों से महसूस होता है कि आप थोड़ा सा एक स्पेसिफिक ग्रोह को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक रियासत है, पूरे रियासत को चलाने के लिए बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, उनके हल के लिए। एजुकेशन की बात की है मैंने जी। अब आगे आए, एजुकेशन के अलावा मईशत है, हमारी सेहत है, बाकी मसाइल हैं। देखें आपने क्या मसाइल, उनमें से एक मसले पे मैंने तवज्जो दिलाई। आप आ जाएं सेहत पे। सबसे पहले तो पीटीआई का दिया हुआ सेहत कार्ड ख़त्म करेंगे। अच्छा। जहाँ 2 लाख रुपए का इलाज होता है एक बंदे का, एक स्टंट डलता है, डॉक्टर उसको 6 लाख का बिल बना के देता है, और सरकार के पैसों से 6 लाख रुपया आता है, 2 लाख उस पे लगता है, 4 लाख डॉक्टर साहब और उस प्राइवेट हॉस्पिटल की जेब में जाता है। जो अरबों रुपया सेहत कार्ड के नाम पर दिया जा रहा है, उस अरबों रुपए पे हम लोग THQs को अपग्रेड करेंगे, तहसील हेडक्वार्टर्स को, ताकि आपके पसमानदा इलाके का बंदा 6 घंटे का सफ़र करके मुल्तान, पिंडी या कराची का सफ़र ना करे और रास्ते में फौत ना हो जाए, उसको उसके घर की दहलीज पे बेहतरीन सेहत का मौके मिले। फिर आप आते हैं रोज़गार की तरफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे। तालीम का बजट 65 अरब रुपए, हेल्थ का बजट 27 अरब रुपए। इस साल का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 714 अरब रुपए है खैरात बांटने का। हम उसको फातिमा जिन्ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उस 714 अरब रुपए से खैरातों के या आटों के थैले नहीं मिलेंगे। उस 714 अरब रुपए से इंशाअल्लाह ताला बांग्लादेश की तरह कॉटेज इंडस्ट्रीज का मॉडल बना के देंगे। उन 9 मिलियन ख़ानदानों को जिनको खैरात मिलती है, उनको छोटी छोटी सनतें लगा के देंगे ताकि मछली पकड़ना सीख लें, मछली पकड़ के रियासत ना दे उन्हें। यूटिलिटी स्टोर्स पे मेरी माँओं बहनों को धक्के ना खाने पड़े। आगे आते हैं मईशत। अच्छा, मईशत से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। आपने सेहत कार्ड की बात की कि आप सेहत कार्ड को ख़त्म कर देंगे। मेरी ज़ाती राय में सेहत कार्ड वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से पीटीआई को दूसरी नहीं तीसरी दफ़ा KPK में गवर्नमेंट मिली है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से 10वीं बार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं, लोगों को इससे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उसकी वजह तो अगर लोगों को जो एक फैसिलिटी मिल रही है पाकिस्तान में और तो उनको कुछ मिल नहीं रहा, अगर एक चीज़ मिल रही है आप वो भी ख़त्म कर देंगे, तो आपको क्या लगता है आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सेहत कार्ड से 1000 बंदा फैसिलिटेट होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा। ये पूरा KPK हो रहा है। आपको अर्ज कर रहा हूँ, सेहत कार्ड से जो अरबों रुपया आप 4 करोड़ लोगों पे लगा रहे हैं KPK के, वही सेहत कार्ड आप 25 करोड़ लोगों पे उसी बजट में लगा सकते हैं। THQs को अपग्रेड कर। सेहत कार्ड पे कोई इलाज क्यों कराएगा? सेहत कार्ड पे इलाज देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के मसले हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के मसले हैं, मैनेजमेंट के मसले हैं, बहुत से मसाइल हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको वहाँ पे वहाँ पे मशीनरी नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं मिलते, बेड्स नहीं मिलते, ऑपरेशन आपके नहीं होते। अल्टीमेटली इन चीज़ों की कमी है। बट नहीं सुने जी, अब मैं बताऊँ। एक हॉस्पिटल में आप चले गए, तहसील का हॉस्पिटल है, उसको 17 यूनियन काउंसिल्स लगती हैं, 150 गांव लगते हैं एवरेज तहसील को। उसमें 10 बेड कम है, 4 डॉक्टर कम है और 4 मशीनें कम है। उस पर कितना बजट है? 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, बस जितना भी वो बनेगा। इससे ज्यादा आप सेहत कार्ड की मद में उस तहसील को दे रहे हैं।
नहीं, अच्छा, वही ये भी चीज़ है है, कि देखें फॉर एग्जांपल आपने जो बात की आपका जाहिर है कि ये प्लान है, हो भी सकता है, लेकिन अगर एक सेहत कार्ड के दौरान आपको सरकारी हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज मिल रहा है, प्राइवेट में भी, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें आप अगर पर्सनली अगर कोई आप इलाज करवाएंगे आपका 1,00,000-1,50,000 करेगा, सेहत कार्ड पे आपको फ्री इलाज मिल मैं रहा यही है, तो तो चाहता अगर हूँ। वो चीज़ें आपको मिल रही हैं तो बजाय वो जो आपने मसले उसमें उन करप्शन हो रही करप्शन है। को ख़त्म करने के हम सेहत मैं कार्ड को आपको ख़त्म अर्ज क्यों कर कर रहा रहे हूँ, हैं? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, करप्शन इस कौम की रगों पे में बस चुकी है। तो करप्शन को ख़त्म आप करें। क्लर्क से लेके आपका 22 ग्रेड का ऑफिसर तक करप्शन कर रहा है, और एक चीज बनी ही इस बेस पे क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है सरकारी हॉस्पिटल्स का, लिहाजा हम जो है वो सेहत कार्ड लेके आ रहे तो हैं। भाई इसका वाह, मतलब ये हुआ कि जितने भी सरकारी इदारों में करप्शन हो रही है उन सबको आप ख़त्म कर देंगे, इंशाल्लाह करेंगे सब इदारों को ख़त्म कर देंगे। सर, करप्शन को खत्म करेंगे। नहीं, मैं आपने आपको अर्ज तो करप्शन, तो सेहत कार्ड से भी करप्शन मैं खत्म आपको करें, अर्ज कर सेहत रहा कार्ड को क्यों हूं। खत्म मुझे करना है? एक मिनट जरा दीजिएगा। जी बोलें प्लीज़। देखें, आप सेहत कार्ड को ख़त्म करते हैं, आप अरबों रुपया जो उस पे दे रहे हैं वो आप टीएच की उसको अपग्रेड करते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर बन जाता है। तो किसी एक बंदे को अपनी तहसील से 4 घंटे का सफ़र करके प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों धक्के खाने होंगे? उसको फिर भी लोकल जो गाड़ी बुक करानी पड़ेगी अपने मरीज़ को लेके जाने के लिए, 20,000 उसके देगा, हफ्ते में 2 फेरे लगाएगा, 40,000 उसके चले जाएंगे। जब वहां कोई लोकल गेस्ट रूम ढूंढेगा, 20,000 का उसका बिल होगा, वहां पर खाना खाएगा, उसका अलग खर्चा जब होगा। THQs में आप जाते हैं तो पाकिस्तान की आबादी, पॉपुलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो आपको वहाँ पे जब बेड्स नहीं मिलते, वहाँ पे आपकी जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो मसाइल होते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जब आप उस पर 50-60 करोड़ एक्स्ट्रा लगाएंगे तो बेड्स भी बढ़ेंगे, मशीन्स भी बढ़ेंगी, कमरे भी बढ़ेंगे, डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये रेजोल्यूशन लेके आएगी कि गजेटेड ऑफिसर और MNA MPA सेनेटर प्राइवेट हॉस्पिटल में या मुल्क से बाहर इलाज नहीं करा सकते, सिविलियन Okay. जहां मर्जी कराए, वो कराएंगे सरकारी हॉस्पिटल में। जब वो खुद वहां जाएगा ना एक सेनेटर और देखेगा कि मैं अपने बच्चे को वहां दाखिल करा रहा हूं जहां एक बेड पे 4 बच्चे लेटे में, ओके, तो ही वुड थिंक ऑन इट। ठीक है। सर, सिस्टम को बेहतर मतलब शहीद करना से है। आलवी की कब गवर्नमेंट तक में मजदूर कार्ड, किसान सेहत कार्ड, मजदूर कार्ड, बेनजीर सर, इनकम प्रोग्राम ये नहीं ये होंगे? फजूलियात हैं, ठीक ये है। अवाम को चूना लगाया जा रहा है, माइनॉरिटी कार्ड फलान। भाई कब तक, ओके, कब तक अवाम को आप खैरातों पे पालेंगे? ठीक है। हमारी दुनिया में हैसियत एक भिखारी की हैसियत है। ओके, एक आपको एग्जांपल सुनाते हैं, ये जरा 1 मिनट गौर से सुनिएगा। चांद पे एक स्पेसशिप जा रही थी, उसमें 5-6 साइंसदान थे और एक टॉमी नाम का कुत्ता मौजूद था। ओके, वो स्पेसशिप जब चांद पे जा रही थी ना, तो पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया, BBC पे, CNN पे, फॉक्स न्यूज़ पे, कि साइंसदान चांद पे जा रहे हैं, साथ एक कुत्ते को भी लेके जा रहा है। वो खबर जब लैया भकर के एक सराइकी बाबे तक पहुंची ना, तो उसने कहा अल्लाह करे गर्क थी वंजे, तबाह थी वंजे, चांद ते ना पहुंचे। लोगों ने कहा कि वो स्पेसशिप तुम्हारी है? उसने कहा नहीं। उसमें जो कुत्ता जा रहा है तुम्हारा है? कहता नहीं। उसमें जो फ्यूल है वो तुम्हारा है? कहता नहीं। लोगों ने कहा बाबा जी तो अनु तकलीफ की है ना, स्पेसशिप तुम्हारी ना, उसमें कुत्ता तुम्हारा ना, उसमें फ्यूल तुम्हारा, क्या मसला है? अब वो अनपढ़ बाबा था, लेकिन उसने कहा पुत्र अगर चांद ते उस स्पेसशिप खुदा ना खास्ता पहुंच जाती है, और चांद पे चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है जो उसका इस्तकबाल करने आई होती है, और 100 मरतबा खुदा ना खास्ता कहीं स्पेसशिप में जब वो उसका दरवाज़ा खुलता है तो साइंसदानों की जगह अगर पहले कुत्ता बाहर आता है, कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि ज़मीन की मखलूक ऐसी होती है, क्योंकि वो कुत्ता चांद पे ज़मीन की नुमाइंदगी कर रहा था। अपने नुमाइंदे अच्छे चुने कहने का मतलब ये है, जब वो जाके भीख मांगते हैं, दुनिया को बताते हैं कि IMF के दिए हुए पैसे से हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, मजदूर कार्ड दे रहे हैं, माइनॉरिटी कार्ड दे रहे हैं, दुनिया कहती है भिखारी कौम है। एक फ्लाई रियासत में, दुनिया में आप फ्लाई रियासत में, फ्लाई रियासत, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, और दुनिया में आपको सबसे 3rd क्लास एम्प्लॉयर्स दिए जाते थे एयरपोर्ट्स में। सबसे ज्यादा सऊदीया को फंड हम लोग करते हैं उम्रे और हज के मद में, जाके पूछें किस तरीके से वहां पर आपको एयरपोर्ट पे जो एम्प्लॉयर पाकिस्तानियों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सारी जिंदगी भिखारी की तरह आप जाएंगे, एक बार अपने आप की कदर कीमत को पहचाने। आप लोगों ने अजरबैजान का 150 किलोमीटर का एरिया उन्हें वापस करके दिया। आपने बोस्निया को एंटी टैंक वेपन्स बना के दिए और मुसलमानों की बका की जंग लड़ी। आपने चेचन मुसलमानों को फैसिलिटेट किया। आप लोगों ने जर्मनी को कर्जे दिए। आप लोगों की PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन होती थी जो थके हुए जहाज एमिरेट्स को देती थी, वो कौम इस नहज पे पहुंच गई है।
कि उसके अपने हॉस्पिटल्स का कोई निज़ाम नहीं है, उसके जहाज़ों का कोई निज़ाम नहीं है, उसके किसानों का कोई निज़ाम नहीं है, उसके बिजली का कोई निज़ाम नहीं है। कब तक आप निज़ाम को बेहतर करें? आप जैसे कह रहे हैं कि हम बेकारी, हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेकारियों की तरह बाहर जाके मांगते हैं। आपकी दौरे हुकूमत में आप बेकारी नहीं बनेंगे और आप नहीं मांगने किसी मुल्क से नहीं मांगेंगे। आपके पास मईशत को ठीक करने का, क्योंकि हमारी जब तक मईशत ठीक नहीं होगी तब तक तो हम हमारे हुक्मरान बेकारियों की तरह चलते रहेंगे। आपके पास मईशत को ठीक करने का और इस बेकारीपन से निकलने का क्या हाल है? कितना टाइम है मेरे पास इस जवाब के लिए? जितना आप चाहें। ईरान से तेल लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में 4.5 करोड़। अमेरिका की पाबंदी के बावजूद आप ईरान से तेल लेंगे? अमेरिका हमारा बाप है। आप अमेरिका से तल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? दोस्त बनाएंगे, बाप नहीं बनाएंगे, भाई बनाएंगे। दोस्त आपको कह रहा है कि आपने पाबंदियां लगी हुई हैं, आपने वहां से तेल नहीं लेना। हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त ईरान है। एक बंदा मेरे पड़ोस में रह रहा है जिससे रोज़ाना प्याज टमाटर मैं मांगता हूँ या वो मांगता है। एक वो है जिसके बच्चे और मेरे बच्चे रोज़ाना आपस में खेलते हैं। उसको छोड़ के मैं लाहौर के बंदे की बात मान लूं कि इससे मैं अमेरिका आपको कहता है ठीक है आप तेल ले, मैं पाबंदियां लगाता हूं, जैसे ईरान। Who the hell America is to decide the future of Pakistan? Who the hell America is? यही तो गुलामाना सोच है हमारे हुक्मरानों की। अगर ये ना होती, we won't have created our own separate political party. We would have been a part of PTI, Noon League और People's Party. यही तो इन तीनों में कॉमन है। आपने अमेरिका से गुलामी जो कर रहे हैं उसकी वजह से अपनी पार्टी बनाई थी। आपने मेरे मुल्क की इज्जत नहीं है, उसका वकार नहीं है, वो मेरी आवाम की इज्जत और वकार नहीं है, उस पर समझौता होता है हर वक्त। ओके, तो हमें अगर तो ये लोग इस चीज़ पे आज अमल कर लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं थी पार्टी बना। हम गैस पाइपलाइन का मुआहदा ईरान से हुआ था सिर्फ इस वजह से कि जो बाप बनाया वो नाराज होता है, हमने वो पूरा नहीं किया, हम पूरा करेंगे। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी जो पॉलिसी है टूवर्ड्स अमेरिका, मैं इसी सवाल में ऐड कर रहा हूँ, अमेरिका के हवाले से जो पॉलिसी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप उसी सवाल के साथ इसको ऐड कर चलें। इससे फिर पहले मैं मईशत को ठीक कर लेता हूँ ना। ठीक है, आप मईशत पे करें, फिर इसके फॉरेन पॉलिसी पे हम डिटेल से। फॉरेन पॉलिसी एक अलग डोमेन है, उस पर मुझे अलग टाइम चाहिए। जी जरूर, मैं उस पर आऊँगा जरूर। आप मईशत को ईरान से तेल लेंगे। इन शॉर्ट, ओके, ईरान का तेल हमें रोज़ाना 15 अरब रुपए बचा के देगा रियासती मईशत को। और इस पे मैंने दर्जनों नहीं हज़ारों वीलॉग्स और इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। 20 दिन में हम ईरानी तेल से जो बचत करेंगे वो $1 अरब होगा। ओके, और वो उसका मॉडल मैंने दिया हुआ है कई जगहों पे, वो लोगों ने सुना हुआ भी है। हम पाकिस्तान में नेटवर्क वही चलाएंगे सिम कार्ड्स का जो पाकिस्तान ओन करेगा या पाकिस्तान का कोई शख्स ओन करेगा। पाकिस्तान में जो इंटरनेट होगा, जो आपका क्या कहते हैं राउटर्स होंगे वाईफाई के, वो वही कंपनीज होंगी जो कि या पाकिस्तानी होंगी, गवर्नमेंट की होंगी, या फिर पाकिस्तानी किसी शहरी की होंगी। रोज़ाना 15-16 अरब रुपए जो मुल्क से बाहर इन दोनों मद में जाते हैं वो आपकी रियासत में वापस आएंगे। उसको 365 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपका कितना पैसा बचता है। नंबर 3, हम लोग चाइना के साथ डील करेंगे कि आपका सीपेक का जो रूट है उसमें 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स वुड बी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स। ओके, चाइना क्या करता है? चाइना में हमें कहा जाता है कि आप ओवर पॉपुलेटेड हो गए इसलिए बेरोज़गारी है। आप तारिक जमील साहब को बुलाते हैं और साकिब निसार साहब को बुलाते हैं और आप सेमिनार करते हैं कि बच्चे कम पैदा करो। चाइना में 125 करोड़ आबादी और हमारी 25 करोड़ है और हम अभी से बच्चों पे फिक्रमंद हो गए। वो हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है। वो हम लोग बड़ा है, उनके पास कब आज़ाद हुआ? भी बहुत बड़ी है। कब आज़ाद हुआ? हमारे साथ आज़ाद हुआ 1948 में। जवाब मिल गया आपको। अब मैं आपको अर्ज करूं सर, उसने उसी वसाइल में उसी तादाद में ग्रो किया ना, फ्लोरिश किया। चरसी भंगी सारे इकट्ठे हुए थे, उनको उसने कौम बनाया विद हैविंग नो रिलीजन। हमें तो बेहतरीन रिलीजन भी मिला हुआ, हम कौम नहीं बन रहे। अब आते हैं हम लोगों ने जो काम करना है। मैं बात हमारी किस तरफ हो रही थी? हाँ, सीपैक पे। सीपैक पे क्या होगा कि 20% मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स होंगे। हमारे टेक्सटाइल का काम, आप आज मलेशिया में जाए, मलेशिया की पूरी टेक्सटाइल पता है किनके पास है? पाकिस्तानियों के पास है। ओके, आपको खुशी होगी सुन के। इंडोनेशिया में 80% टेक्सटाइल पाकिस्तानियों के पास है। थाईलैंड में और सिंगापुर में बहुत बड़ी तादाद में टेक्सटाइल का कारोबार पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? भत्ता लिया जाता है।
वन विंडो प्रोग्राम नहीं है, हम वन विंडो प्रोग्राम लाएंगे। एक बंदा, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है पाकिस्तान में, आप एक अरबपति ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप पहले जाएंगे एक वजीर साहब के मुंशी को जाके आप 10,000 देंगे, फिर उससे बड़ा एक मुंशी आएगा उसको अलग पैसे देंगे, फिर उसका एक फ्रंट मैन और होगा उसको अलग देंगे, फिर मिनिस्टर साहब कहेगा आपको आधे मिनट के लिए पीएम से मिलवाते हैं, उसके हमें 2 करोड़ दे दें, आप भाग के वापस चले जाएंगे। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन इन पाकिस्तान। हम वन विंडो प्रोग्राम करेंगे, एक ही दफ्तर में जाएंगे, आपके सारे काम होंगे, आप शुरू करें काम। दुबई ने कहा है काला पैसा या चिट्टा पैसा है, पैसा लाओ लगाओ इधर। हम लोगों के मुल्क में पैसा आ जाए, बस हाथ धो के दुम हिलाते हिलाते कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हैं सारे इदारे उसके कि पैसा कहां से आ गया, क्यों आ गया। भाई खुदा को मानो, शुक्र करो पैसा आ गया तुम्हारे मुल्क में। मुल्क से जाता है किसी को एतराज नहीं, स्विस बैंक्स में जा रहे हुक्मरानों का पैसा किसी को एतराज नहीं, मुल्क में आ क्यों रहा है। हर टीम आके फैसलाबाद से कॉल आ जाएगी, ओ जी क्रिप्टो में तुमने 2 करोड़ कमाया, ये कहां से आया, किस तरह है, ये 20 लाख मेरे अकाउंट पे। फ्रीलांसिंग में तुमने इतना कमा दिया, ये कर दिया, क्यों है। आपके लोग मुल्क छोड़ के बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ है, वो खुद रोजगार बाहर से तलाश करके ला रहे हैं, लेकिन वो इनसिक्योर फील करते हैं। आपके ऊपर से कॉलें आ जाती हैं, आपका एक भी बंदा जो अपने कॉल सेंटर्स चला रहा है, एक भी बंदा जो आपका क्रिप्टो का काम कर रहा है, गो ये सही है या गलत है, आपका एक भी बंदा जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो अपनी रियासत की पॉलिसी से खुश नहीं है, वो मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। इन चीज़ों को हम लोग सही तरीके से लीगलाइज करेंगे और हर बंदे के लिए ओपन करेंगे। उन्हें बोलेंगे लाख रुपए पे अगर 10,000 टैक्स बनता है, हम तुमसे 1,000 रुपया लेंगे, तुम करो। कम से कम पैसा पाकिस्तान में ही आए तो सही, किसी तरीके से कहीं तो लगाओगे ना। पाकिस्तान में घर बनाओगे, किसी दुकानदार से कुछ खरीदोगे, तुम्हारे एक घर बनाने से 20 बंदा फैसिलिटेट होगा, कितना मजदूर फैसिलिटेट होगा, कितना लकड़ी वाला फैसिलिटेट होगा, सरिया वाला फैसिलिटेट होगा, कितने गाड़ियों पे आने जाने वाले सामान वाले फैसिलिटेट होंगे। हमने लोगों के लिए काम ईजी करना है, आपका मुल्क की मईशत ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। हम दुनिया से डिफेंस पैक्ट करेंगे, जिस तरह सऊदीया से हुआ, बहुत अच्छा काम है। हम सऊदीया को लेके यमन के पास जाएंगे, ईरान के पास जाएंगे, कतर के पास जाएंगे, इंडोनेशिया मलेशिया के पास जाएंगे कि तुम्हारी बका का जामिन अगर कोई है तो दैट इज़ पाकिस्तान। वो हमारे साथ जिस तरह हम खुद मुख्तियार हैं, इसी तरह सऊदीया भी खुद मुख्तियार है। वो हमारी हर बात को क्यों मानेगा, वो क्यों इस चीज़ को एग्री करेगा। ये हर मुल्क इस बात को जानता है। कतर क्यों पैसे देता है अमेरिका को, इस वजह से कि अमेरिका उसे प्रोटेक्ट करता है? नो। सऊदीया और दुबई क्यों देते हैं? वो इस वजह से देते हैं कि तुम हमारे मुल्क में आके बदमाशी ना करो। वो भत्ता देते हैं एंड एवरीवन नोज। वो चाहे तो एक मिनट में यहाँ की गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन कर लें। है क्या उनके पास? ना अपनी पुलिस है, ना अपनी फौज ले दे के दाएं बाएं की है। तो हम उन्हें ये कहें कि आपकी सिक्योरिटी को यकीनी हम बनाएंगे, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम लोगों ने पूरी उम्मत मुस्लिम का ठेका लिया हुआ है और वाकई लिया हुआ है, लिहाजा हम आपका दिफा करेंगे। आपको इस मत में आप 15-20 लाख अपने लोग क्या कहते हैं फैसिलिटेट कर देंगे। हम पहले अपना तो दिफा कर लें, अपने मामला मैं आपको बताऊं, हमारा दिफा बड़ा ठीक कर लें, फिर हम बाकियों के बारे में सर इससे ही आपकी मईशत बेहतर होगी। आपकी 7 लाख की फौज है, आप 20 लाख और फौज तैयार कर लेंगे। 20 लाख का मतलब है उसे मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 1 करोड़ लोग फैसिलिटेट होंगे। एक घर में 5 बंदा अगर रहता है। अभी हम फिलहाल पाकिस्तान के मसाइल पे आते हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जैसे आपने मईशत की बात की, आपने बहुत बातें अगर सुने उस तरह प्रैक्टिकली, तो जब इसके बारे में सोचें तो थोड़ा, जैसे हम पाकिस्तान की बहुत 75 साल तारीख़ है। अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात हैं, अगर आप देखें तो हमारी जो मेजॉरिटी 50% एक्सपोर्ट है वो अमेरिका की तरफ से होती है। हमारी जो मईशत है, मईशत का बहुत बड़ा जो हमारा रेवेन्यू आता है, जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं वो अमेरिका से आते हैं, बाकी दीगर ममालिक से भी आते हैं। हमारा डिफेंस के जो मामला आते हैं वो आप देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस के बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट वो अमेरिका के साथ हैं। सैटेलाइट सिस्टम देख लें, एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी की है वो सारी हमारी, मतलब अमेरिका के साथ आप डायरेक्टली कैसे अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर सकते हैं। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मतलब आप ईरान के साथ अगर ऑयल ख़रीदेंगे, तेल ख़रीदेंगे तो कर्ज करो। ये हम लोगों ने सारे पैक्ट्स, सारा कुछ अमेरिका के साथ ही क्यों किया? क्या रूस के पास ये चीज़ें नहीं हैं? क्या चीन के पास ये चीज़ें नहीं हैं? आप ये मानते हैं कि रूस के पास आप ये मानते हैं कि जो अमेरिका है, रूस जो है वो अमेरिका से ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में? मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूं, अमेरिका का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन से चल रहा है। चीन से चल रहा है। चीन इन्वेस्टमेंट, लेकिन चीन भी ये मानता है कि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में अमेरिका हमसे आगे है। अब मेरी अर्ज सुने, क्या चीन ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? लेना देना वाला मामलात हैं उसके ईरान के साथ, है ना?
चीन तो अच्छा, इंडिपेंडेंट क्या- पॉलिसी लेके चल रहा है ना। क्या चीन के अफगानिस्तान के साथ भी मामलात हो रहे हैं जिस गवर्नमेंट को अमेरिका और यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता? हो रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चल रहे हैं। क्यों? दुश्मनी अमेरिका के साथ है, अमेरिका क्यों नहीं रोक रहा चीन को? हमारे ऊपर क्यों बाप बना? वे चीन का बाप बने ना, लड़ाई चीन के साथ है, हमने क्या बिगाड़ा है उनका? जब नहीं है, आपने जवाब दे दिया, आपने क्या बोला था? चीन तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है ना, और वो हम- तो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। और हम, वो आप बताएंगे, क्या हम आज़ाद हैं अपने फैसलों में? आप बताएं। आपसे सवाल है, नहीं, क्योंकि आप एक आपने पॉलिटिकल कहा पार्टी चीन के तो- चेयरमैन सर, हैं, नहीं, आपके नहीं, पास नहीं। इक़्तिदार आज आएगा, आप करें ना, वज़ीर-ए-आज़म बिस्मिल्लाह, बनेंगे। बिस्मिल्लाह करें। आपके नजदीक अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के जितना चीन इंडिपेंडेंट है अपने फैसले करने में, क्या हम हैं? मेरे ख्याल में हमारी जो कुछ नहीं, हाँ या ना में पता है? अगर आप देखें हाँ तो या ना में बता दें सर, मैं आपको फिर जवाब दूंगा। नहीं, हमारी चाहता बहुत हूं सारी हम मजबूरियां उतने- हैं, बहुत से मसाइल हैं, उस वजह से हम उतने आज़ाद नहीं हैं इन जितना 75 चीन। सालों में चीन की इतनी मजबूरियां क्यों नहीं बनी? क्योंकि चीन ने अपने मुल्क के लिए काम किया है। हम वो कुछ करना चाहते हैं। आप अपने वो मुल्क कैसे के लिए करेंगे? मैं sincere यही होकर। जानना चाह रहा हूँ कि आप वो कैसे करेंगे। अब ये सवाल हर एंकर पर्सन का होता है, हर पाकिस्तानी का होता है, कैसे करेंगे? आपको तो रोका जाएगा, कौन रोकेगा? कौन आपसे उल्लू मैंने का पहले पट्टा है एक जो सवाल पाकिस्तान की तरक्की से मुझे रोकेगा? मैंने पाकिस्तान आपसे में पहले बैठे। एक सिंपल सा सवाल किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई पार्टी Establishment हुकूमत मुझे में आ रोकेगी। सकती है? Establishment नहीं, मैं- मुझे वो- रोकेगी वो नहीं, तरक्की मैं करने से। आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप इक़्तिदार में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आ सकते मुझे एस्टेब्लिशमेंट कभी इक़्तिदार में आने से नहीं रोकेगी। हैं? ओके, वो आपको मदद करेंगे। मदद ना भी करे, रोकेंगे नहीं। दिस इज गारंटीड, ओके, ये दिस आप इज गारंटीड। ओके, तो अच्छा, आगे आए। अब हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इक़्तिदार मिल जाता है हम्म, उनकी मदद से या उनकी मदद के बगैर, हम्म। उनकी मर्जी के बगैर आप कैसे फैसले करेंगे? ये जो ईरान से उनकी तेल लेना और बाकी मर्जी जो क्यों चीजें, ऐसी होगी कि क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम सारी जिंदगी अमेरिका के गुलाम रहें? आपको ये लगता है? नहीं, मुझे तो ये नहीं लगता। तो बस ठीक है, वो नहीं चाहते इस तरह। उनको एक वे आउट चाहिए, वे आउट हम निकाल के देंगे। कैसे देंगे वो आपको सारा बता दिया हम लोगों ने। क्या वो नहीं चाहते हमारी दुनिया में इज्जत हो? क्यों नहीं चाहते वो? तो बस ठीक है, फिर हम इस पे कॉमन ग्राउंड वो पे चाहते हैं, आए लेकिन बैठे, उसका वे आउट निकालें। लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा कि आपने इंडिपेंडेंट होने की बात की, यही तो बातें, यही तो इमरान खान कहता था, यही तो नारे तरीका इमरान खान ने काम लगाए था, हैं। क्या तरीका इमरान काम खान था? जब आए, मईशत को बेहतर करने का क्या मॉडल था? तालीम को बेहतर करने का क्या मॉडल था? यकसा तालीमी निज़ाम का क्या मॉडल था? आज़ाद खारजा पॉलिसी का क्या मॉडल था? आजाद खारजा पॉलिसी देखिए, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जेल में बैठ के आप बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जेल में बैठ के आप ये नहीं करते कि ट्रंप टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। नहीं, उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जब आजाद हुकूमत खारजा जा रही पॉलिसी थी, की जब बात की हुकूमत उन्होंने। खत्म हो रही थी तो एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। और जब वो हुकूमत में थे तो शहीर सियालवी यही एब्सोल्युटली नॉट वाले जुमलों की वजह से उनकी दौर में 3 बार गिरफ्तार हुआ था। मैं अब भी जैसे कमजरफी नहीं करूंगा कि खान के खिलाफ बात करूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं क्योंकि वो जेल में, तो मैं नहीं चाहता कि उनके अगेंस्ट कोई बात हो। वो बाहर आएंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। अभी हमारी तीरों का जो रुख है वो नून और पीपी की तरफ ही होगा सिर्फ। ओके, आप ये मानते हैं कि हमारी जो सियासत है इसमें अदारों की मुदाखलत है, अमल दखल है? बिल्कुल है। आपके ख्याल में ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप कैसे ख़त्म करेंगे इसको? वक्त के साथ साथ जब हुकूमत में आएंगे हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आपको कहीं ज़रूरत होगी बॉर्डर पे तो हम आपके साथ वर्दी पहन के जाएंगे। हमें कहीं ज़रूरत हुई मुल्क के अंदरूनी मामलात को बेहतर करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़। आपको लगता है ये इतना आसान है? ये जो हाँ, अगर उन्हें हैं, लगेगा कि मैं करप्ट नहीं हूँ, अगर उन्हें लगेगा कि मैं चोर नहीं हूँ, अगर उन्हें लगेगा कि मैं अपने मुल्क को नहीं बेचूंगा तो वो नहीं मुदाखलत करेंगे। ओके, वो नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मेरे आसपास वाले लोग 2 नंबर लोग नहीं है तो वो क्यों मुदाखलत करेंगे? उन्हें पागल कुत्ते ने काटा कि वो अपने हल्फ की जो है वो नाफरमानी करें। आपके ख्याल में जो इक़्तिदार में या गवर्नमेंट में आते हैं, जब ये करप्शन करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो उसकी अदारों की तरफ से मुदाखलत होती है? जाहिर है उन्हें पता है कि इन्होंने तो आज हैं कल नहीं है, हम लोगों ने तो रहना है, हम लोगों ने तो फिर इस मुल्क तो को इसी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है। वाह, ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। इसमें इदारों ने जो किया बिल्कुल गलत किया, 100% गलत किया। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जमहूरी गवर्नमेंट अपने वोट के साथ आई थी,
बहरहाल वोट के साथ भी नहीं, उनके सपोर्ट के साथ ही आई थी, लेकिन वो आ गई थी तो उसको अपना टाइम पूरा करना चाहिए था। आप मानते हैं कि ये और गलत हुआ? ये गलत हुआ, इसको मैं मानता इसी हूँ। तरह जब आप आएंगे और आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करेंगे और आप इस उस तरह की वक्त बातें जो करेंगे इदारों तो में क्या लोग आपको नहीं leading लगता end पे कि होंगे, वो आज आपको, के दौर के लोग नहीं होंगे। मैं जब गवर्नमेंट बनाऊंगा, हो सकता लेकिन है मुझे 10 इंटरनेशनल साल इस्टेब्लिशमेंट का लगें। प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा, तो उसमें फिर आप कैसे मैं सर्वाइव आपको एक करेंगे? अर्ज करूं, आज के दौर के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमसे 8-10 साल बड़े हैं या 8-10 साल छोटे हैं, या आप इसकी एग्जांपल लें जो कम से कम 99 या 100 पीएमए लॉन्ग कोर्स के बाद आए हैं। 1971 से लेके 2001 तक की जो फौज थी, वो शायद आज टॉप नॉच पे या पिछले 8-10 साल में रही है। उन्होंने कोई जंग नहीं देखी, उन्होंने टीटीपी को नहीं देखा, उन्होंने बीएलए को नहीं देखा, उन्होंने अपने कोर्समेट्स के जनाजे अपने कंधों पे नहीं उठाए। जो 2001 के बाद फौज आई है, उन्होंने अगर 300 का कोर्स स्टार्ट होता था, अभी 600 का है, उन्होंने अपने 100 कोर्समेट्स के जनाजे अपने कंधों पे उठाए हैं। उनके अंदर हुब्बुल वतनी बेइंतहा है। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उनके मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। उनकी सोच और हमारी सोच एक जैसी है। वो इस मुल्क के परचम को दुनिया से सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। वो बराबरी की सतह पे दुनिया के साथ बैठा हुआ देखना चाहते हैं। जब हम किसी मकाम पे होंगे तो वो लोग भी अपने मकाम पे होंगे। वो हमारी टांगें नहीं खींचेंगे, वो हमारे साथ मिलके इस मुल्क की सलामती और बका की बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले जो फौज के उनसे ज़्यादा कायदीन हैं, एक्सपीरियंस्ड, उनसे ज़्यादा मुहिब वतन, उनसे ज़्यादा दर्द रखने वाले, उनसे ज़्यादा तकलीफ़ों को झेलने वाले लोग आज फ़ौज में मौजूद हैं, जो आज के कप्तान हैं, मेजर हैं या यंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहीद सियालवी की जो नज़रें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और फौज की तरफ हैं, कि उनकी तरफ से मदद आए और आपको इक़्तिदार मिल जाए। नज़रें ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी हैं, शहीद सियालवी की नज़रें जुडिशरी की तरफ भी हैं, शहीद सियालवी की नज़रें यूथ की तरफ भी हैं, शहीद सियालवी की नज़रें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ भी हैं, और शहीद सियालवी की नज़रें यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों की तरफ और टीचर्स की तरफ भी हैं। ये सारे इस कौम का हिस्सा हैं। हम उन सब की मदद भी हासिल करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे पाकिस्तान को बेहतर हमारे नौजवान, और ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं यहाँ आके बोलूँ कि जी वो तो है ही नहीं सिस्टम में, हम उनसे लड़ के आएंगे, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे माथे पे उल्लू का पट्टा नहीं लिखा हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक चीज़ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुल्क को बेहतर करने के लिए, दे वुड कम अप विद अस, ठीक है, विल टॉक टू देम। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आप उनकी मदद से इक़्तिदार में आएंगे और जो मसाइल हैं, मैं भी आना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद से भी आना चाहता हूँ। ओके, लेकिन आपकी बातों से ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपकी ज़्यादा नज़रें जो हैं वहाँ पे हैं। हमारी नज़रें सब पे हैं। थोड़ा सा आपने नौजवानों की बात की, ज़बरदस्ती कहलवा दी, लेकिन हमारी नज़रें सब पे हैं। नौजवानों पे भी आपकी नज़रें हैं। सर बंदे पे। नौजवान सियासत से और पाकिस्तान के जो करंट इस टाइम पे सिचुएशन है, इससे मायूस नज़र आते हैं। यस, आप कैसे उनको उम्मीद दिलाएंगे हम लोग? शहीद सियालवी जब आएगा तो वो नौजवानों को मायूस नहीं करेगा? सर हमारे 14 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि हम लोग जब भी बैठे हैं, हम लोग अपनी आइडियोलॉजी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोग जब भी मुज़ाकरात में भी बैठे हैं, हम लोगों ने जब भी धरने दिए हैं, गुज़िश्ता इलेक्शन में मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, में भी आपने अपने नज़रियात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उस पे हमने माफ़ी मांगी, ओके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड माफ़ी मांगी। तो आइंदा मतलब आप कभी अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? सर कभी नहीं करेंगे। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और मैं वही बात करूँगा कि हम ढीठ नहीं हैं। हमें जहाँ गलती नज़र आई है हमने तस्लीम की। लेकिन इससे एक बात ये तासर ये भी जाता है कि जब जब शहीद सियालवी को मौका मिलेगा या उनको इक़्तिदार की तरफ जाने का या कुर्सी सामने नजर आएगी, तो हो सकता है वो नजर आया था। हमें हो सकता है कि बड़ी जमातों की तरफ से ये भी ऑफ़र थी कि आप हमारा हिस्सा बन के आपको हम सेनेट में भी ले आते हैं, बाकी जगहों पे भी ले आते हैं। एक बंदा जिसका ग्रुप पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता हो, 5-5, 7-7 हज़ार वोटर्स की सूरत में हर शहर में, तो वो पूरा ग्रुप अगर किसी के पास जा रहा है तो आपको सेनेट या एमएनए की सीट बड़े आराम से दे दी जाती है, या वज़ीर आज़म का कोई छोटा मोटा मशीर बड़े आराम से बना दिया जाता है। यहाँ हर लल्लू पंजू बन जाता है। तो डोंट यू थिंक कि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने नहीं आई होंगी? ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता हम वहाँ कर चुके होते। और जहाँ साबका इलेक्शन की आपने बात की, वो भी मैं खुल के बता दूँ, हमने शख्सियत के साथ बात की थी, और मैं आज भी उस शख्सियत का बड़ा एहतराम करता हूँ। इख्तिलाफ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से था, जिस पे हमें अफसोस है कि हमें नहीं करना चाहिए था। ओके, मौजूदा जो निज़ाम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको इस निज़ाम के ऊपर भरोसा है?
सर आप देखें कि अगर आपको निज़ाम पे भरोसा नहीं भी है, आप उसे चेंज कैसे करेंगे? वी आर नॉट लिविंग इन ईरान और अफ़गानिस्तान जहाँ सबका स्कूल ऑफ थॉट, ज़ुबान और रहन सहन एक जैसा हो। इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ हर 20 किलोमीटर बाद आपका पीर चेंज होता है, आपका मसलक चेंज होता है, आपकी ज़ुबान चेंज होती है, आप यहाँ खूनी इनकलाब की बात नहीं कर सकते। यहाँ फसाद होगा, दंगल होगा, खूनी इनकलाब नहीं होगा। यहाँ इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू गेट इनटू इट, तो आपको इस रीच टू द टॉप एंड आप देन यू इस कुड बी एबल सिस्टम टू चेंज। के, इस निज़ाम के अंदर, इसी निज़ाम का हिस्सा बन के इस निज़ाम को कैसे, आपको कैसे लगता है कि इस निज़ाम ही का हिस्सा बन के आप कैसे बेहतरी लाएंगे? दूसरा रास्ता क्या है? बाहर बैठ के नारे लगाएं। 12-14 साल से नारे लगा रहे हैं। जब तक पार्लियामान में जाके आप रेजोल्यूशंस नहीं लाएंगे, मुतफ़िका तौर पे करारदादों को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे अप्रूव करवा के, यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज द सिस्टम। बाहर बैठ के कब तक धरने देंगे, नारे लगाएंगे, अपने लोग शहीद करवाएंगे, अब लोगों के बच्चों को यतीम करेंगे, औरतों को बेवा करेंगे, कब तक? पार्लियामेंट के अंदर जाके कैसे करेंगे जब तक आपके साथ बाकी लोग शामिल नहीं होंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे? सर हमने जब रेजोल्यूशन ले आनी है ना, तो वो पीटीवी पे भी दिखाई जानी है और पूरी कौम को पता चलना है कि ये करारदाद आ गई है। शहीद सियालवी अकेला भी रेजोल्यूशन लाएगा और अगर बाकी उसके अगेंस्ट जाएंगे तो उनकी अपनी आवाम उनके गिरबान पकड़ेगी। यही तो बातें सब करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो चीज़ें जहाँ different जाते हो हैं तो वो जाती हैं। नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि उन्होंने वही ले पालक लोग जो 70 सालों से आजमाए जा रहे हैं, उन्हीं को उठा के अपने साथ अपने दाएं बाएं रखा है। शहीद सियालवी ने अपने दाएं बाएं उन्हीं लोगों को रखा है जो कि डे फर्स्ट से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जदोजहद करते आ रहे हैं। आजमाए हुए कारतूस, चले हुए कारतूस हम लोगों ने अपने साथ नहीं रखे, ना हम रखेंगे। ओके, आप जैसे कायद आज़म का पाकिस्तान, हम सब की उम्मीद है कि हम कायद आज़म की पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। इलामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, हाँ, जो कि उन्होंने फिर खुद भी नहीं देखा था। अच्छा, उस पे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप जो नज़रिया पाकिस्तान, असल में जो कायद आज़म जिसके लिए उन्होंने तगदो की, मेहनत की और बिलाखिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और उनकी आज़ादी के बाद फिर पाकिस्तान हमें उस सूरत में नहीं मिला और बहुत सारे मसाइल हैं। आपको क्या लगता है कि दोबारा कायद आज़म के पाकिस्तान की तरफ जाने में जो सफ़र है उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और सर, कैसे मैं आपको हम बात उसकी तरफ बताऊं? जा सकते हैं? आज आप किसी भी बंदे से बात करें, वो इस बात का ही ख्वाहा है। सिर्फ हमने डॉट से डॉट मिलाने वाली बात करनी है। सिर्फ हमने ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को ऑन बोर्ड लेना है। उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो आइडियोलॉजी हम लोग 2000 बंदों के सामने किसी कॉर्नर मीटिंग या जलसे में बयान कर रहे हैं, अगर वही कॉर्नर मीटिंग या जलसा तमाम मीडिया चैनल्स उसको लाइव कवरेज दे दें, तो मेरे ख्याल है अगले दिन कौम तैयार होगी, क्योंकि हर बंदे तक मैसेज कन्वे होगा। अब क्योंकि मैसेज कन्वे करवाया नहीं जा रहा, उसको रोका जा रहा है, तो हमें एक एक देहात और एक एक तहसील में जाना पड़ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि कब ये चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। हमें तो इंडियन मीडिया ज़्यादा कवरेज देता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मीडिया। हमें तो बैनुल अक़वामी सतह का मीडिया, इराक, ईरान, लेबनान का मीडिया ज़्यादा कवरेज दे देता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मीडिया। मलेशिया जाके हमें कवरेज मिल जाती है, इधर नहीं मिलती। जब आप यहाँ इक़्तिदार में आएंगे फिर आपको भी मिलेगी कवरेज। नहीं, इक़्तिदार में जब इमरान खान नहीं था तब भी वो सुबह छींक मारता था तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी। इक़्तिदार में जब इमरान खान अच्छा उसको छोड़ें, वो बहुत बड़ा आदमी है, हम उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। आई एक्सेप्ट इट। जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, एक काउंसलर भी नहीं है उनके पास। उनको मौका मिला, जब नहीं हुआ तो अब उनको नहीं मिलती मीडिया पे कोई जगह नहीं मिलती। नई पॉलिटिकल पार्टी बनी उस दौर में हम बने थे, हम लियाकत बाग भर देते थे, वो लियाकत बाग के साथ वाली गली भी नहीं भरने के लेकिन काबिल उनके थे। साथ लाइव जो लोग थे बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो जिनके पीछे उन चार नामों बंदे भी की नहीं आते अपनी थे। भी एक वर्थ है जिसकी वजह से मीडिया में उनको जगह मिलती रही। वर्थ थी कि वो सारे नाम मिल के 400 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन देखिए अब उनको जगह नहीं मिल रही। सर अभी वो घर बैठे हुए तो जगह कहाँ मिलेगी। जब वो गली में निकलते थे 400 बंदे को एड्रेस करते थे, सारा मीडिया लाइव कवरेज देता था, साथ ही पूरा लियाकत बाग आपका भाई फुल करके बैठा होता था, मीडिया पहुंचता था, दिखाता नहीं था। शहीद साहब, आपको लगता है कि इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दौर में भी आपको उस मीडिया की ज़रूरत है? अगर फॉर एग्जांपल आप लाखों लोग ले आए सड़कों पे, लाखों लोग आपके साथ होंगे, जब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे आपको हर जगह देखा जाएगा, तो अब फिर उस मीडिया की मजबूरी बन जाएगी, आपको भी दिखाया जाएगा।
नहीं ना, हम पे जब तक लाठी चार्ज नहीं होता या पुलिस हमें नहीं मारती या कभी गलती से हमारा हाथ उन पे नहीं पड़ जाता, तब तक मीडिया नहीं दिखाता। ओके। हमारे जितने धरनों में जब हमारा हाथापाई होती है रियासत के साथ इनडायरेक्टली गलती से, तो सिर्फ उसी की कवरेज आती है, या हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम होते हैं उस वक्त आती है, उसके अलावा कभी नहीं आया। देखें ज़रूरी क्यों है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? पीपल हु रियली मैटर्स, जिनका वोट बैंक होता है 4-4, 5-5 हज़ार, जो पिंड देहात में होते हैं ना, घाघ किस्म के, जो अपने बरादरियों के बड़े होते हैं, वो आपको तब सीरियस लेते हैं जब वो आपको एयर वाई पे, जियो पे, GNN पे देखते हैं। उनके बच्चे तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन बच्चों का ज़ाती अकेले का वोट होता है। अनफॉर्चुनेटली बरादरियों का आज भी वोट है। लेकिन आप बात कर रहे हैं 5 साल 10 साल बाद की, जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो आपका वोट बनेगा। सर वो तो मैं 14 साल से लगा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ वो 10 साल बाद जो बनना है वो अगर आज बन जाए तो हमें 10 साल पहले हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार बना लेंगे ना। Why to wait for हमारी 10 ख्वाहिशात, 10 years? हमारी नेक Long तमन्नाएं years. आपके साथ है। मैं थोड़ा जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, जिसका उन्होंने इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हम उनके उस पाकिस्तान की तरफ सफ़र नहीं शुरू कर सके अभी उसकी तक? वजह है कायदे आज़म की एक मजबूरी थी। ही न्यू कि मैं ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकता, सेहत के मामलात ऐसे थे, और उन्होंने अपनी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को भी छुपा के रखा था कि अंग्रेज़ पाकिस्तान के केस को एक्सटेंड ना कर लें। उस बंदे ने बड़ी और कुर्बानी माउंट बैटन ने ये कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायदे आज़म बीमार है तो हम पाकिस्तान आज़ाद ना होता। बिल्कुल। तो उस मजबूरी के तहत कायदे आज़म जो फरमाते थे ना, मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं, जो फातिमा जनाह के पास आते थे ज़ियारत रेजिडेंसी में और डॉक्टर से पूछते थे कि जनाब कितने दिन रह गए। पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म को उस वक़्त मजबूरन नवाब वडेरे जागीरदार, जिन्होंने माजी में अंग्रेज़ों के घोड़े कुत्ते नहलाए थे, उनको भी मुस्लिम लीग में शामिल करना पड़ा। जो लोग कायदे आज़म के नज़रिए के ख़िलाफ़ कांग्रेस में थे, पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म को तोहफ़ दे के मुस्लिम लीग में आ गए। जो लोग पाकिस्तान की पे बनने के भी ख़िलाफ़ थे, वो लोग आ गए। फिर वो और उनकी औलादें पाकिस्तान को लीड कर रही हैं। वो लोग जो पाकिस्तान का नाम आज भी जश्न आज़ादी नहीं मनाते, और अपॉर्चुनिस्ट इतने हैं कि सुबह कहते हैं कि फ़ील्ड मार्शल को नहीं मानते, शाम को मुबारकबाद देने चले जाते हैं, फिर 2 महीने बाद कहते हैं कि फ़ील्ड मार्शल मिनरल्स लेके क्यों गया, और शाम को माजरत का ट्वीट कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज भी पाकिस्तान के लफ्ज़ को और नाम को तस्लीम नहीं किया। अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वजह से पाकिस्तान उस राह पे चल ही नहीं पाया जो ख्वाब इकबाल और जिन्ना का था या सर सैयद का था। फिर सबसे बड़ा मसला ये कि अल्लामा इकबाल कायदे आज़म और बानियान पाकिस्तान पर और फातिमा जनाह पे कुफर के फतवे लगाने वाले, वो आके एक्सप्लॉइट करते रहे सारी ज़िंदगी इसी पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान दीन के नाम पे उन्होंने लेके दिया, उन्हीं पे कुफर के फतवे लगाने वाले और उनकी औलादें हमारे ऊपर रहीं। तो पाकिस्तान को तो इन गिद्धों ने नोच के खाने की कोशिश किया हमेशा। ये गिद्ध हैं हमारे पार्लियामान में, इस पार्लिमानी निज़ाम में, और इन गिद्धों से आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, और आप इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर आगे आपको मौका मिले और आप कायदे आज़म के पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाएं, और हम आपका साथ देंगे इस मामले में। कायदे आज़म ने पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात की, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसी हवाले से मैं थोड़ा सा ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने अमेरिका की बात की, चीन की बात की, वो भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं पहले पाक भारत ताल्लुकात के बारे में बात करूँगा। मौजूदा हुकूमत की जो भारत के हवाले से पॉलिसियाँ हैं, क्या आप इससे मुतफ़िक हैं, इत्तेफाक करते हैं? 110% मुतफ़िक हैं। जहाँ हुकूमत पे तनकीद करने का हम पे हक़ है, वहाँ हुकूमत की अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करने का भी आपके ख्याल में भारत से बात किए बगैर, आपके ख्याल में भारत से बात किए बगैर हम इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं? भारत से बात की गई। जब LOC पे मेरा जवान शहीद होता था, तब मियाँ साहब जंदाल के साथ कारोबारी मीटिंग्स किया करते थे, बात हो रही थी भारत से। जब कश्मीर पे मेरा लोगों को सरेआम शहीद किया जाता था, उस वक़्त मोदी जी मियाँ साहब के सालगिरह पे भी तशरीफ़ ले आए थे। मियाँ साहब ने मोदी साहब की वालदा के लिए साड़ियाँ भी भेजी थीं, आमों की पेटियाँ भी भेजी थीं, बात करने की बड़ी कोशिश की, और ये अब भी चाहते हैं कि तो दुआ दें आसिम मुनीर को कि जो सीधा हुआ हुआ। अगर ये ना होता तो ये तो वही लोग थे, और साबका हुकूमत भी वैसी थी जो कहती थी टैंकों में तेल नहीं है। ये तो अल्लाह का करम है कि आपको एक दलेर चीफ मिल गया जिसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है।
जब कौम सारी एतमाद खो बैठी थी इस्टेब्लिशमेंट पे, अगेंस्ट थी उसके, उसने अल्लाह पे तवक्कल किया। केपी आपके अगेंस्ट था, प्रो पीटीआई था। पंजाब आपके अगेंस्ट था, प्रो पीटीआई था। बलूचिस्तान में बीएलए की सिंपैथी थी। सिंध में 6 कनाल का मसला बना हुआ था। कश्मीर वाले कहते थे हमें खुद मुख्तारी चाहिए, गिलगित वाले कहते थे चलो चलो कारगिल चलो। ऐसे में अगर इंडिया अटैक करता है और आप आए बाएं शाएं किए बगैर सीधा तुन के रख देते हैं हिंदुस्तान को, तो इसका मतलब है कि आपका अल्लाह पे तवक्कल है। तो इस चीज़ का क्रेडिट तो मैं आसिम मुनीर को देता हूँ कि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मुकाबला किया। तो ये आप गवर्नमेंट से, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो इस टाइम पे पॉलिसियां हैं उनसे इत्तेफाक करते हैं, इंडिया के रिलेटेड जो पॉलिसी और जो उनकी अमेरिका से मुतल्लिक पॉलिसी है उसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्लियर करना चाहिए, कौम को वाजे करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग गुड, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ को रिकमेंड करना ट्रम्प के लिए ये पाकिस्तान की तौहीन है, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। ये आपके ख्याल में ये गलती फील्ड मार्शल साहब की है? नहीं नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट की भी और फील्ड मार्शल की भी, ये दोनों की गलती, और ये नहीं होनी चाहिए थी। ओके। और गो के उन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका को ज़रा एंटी इंडिया करने की कोशिश की थी, एक डिप्लोमेटिक स्टेप खेला था, लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट गया पाकिस्तान पे। अपनी तरफ से उन्होंने ठीक नीयत से किया होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट गलत गया। फ़लस्तीनी हमसे नाराज़। और उसी के तनाज़र में जो अगवान पॉलिसी है उसके बारे में आपकी क्या? अगवान पॉलिसी पे मैं गवर्नमेंट से इख्तलाफ रखूँगा। इख्तलाफ करेंगे? मैं चाहता हूँ कि इंडिया बीइंग सिर्फ गवर्नमेंट से या फील्ड मार्शल या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में उनको बहुत अमल मैं इस वक्त गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को एक ही पेज पे रख के बात कर रहा हूँ, दे आर एट द सेम पेज। मैं चाहता हूँ कि जिस हद तक हो सकता है, फितनल खवारिश को तो आप रोनते हैं, हर तरीके से रोनते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन एज फार एज अफगान गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड, इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड ईरान। बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, हमारा क्यों नहीं हुआ? ये तो शुक्र है ईरान इसराइल की जंग हुई, ईरान को अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान हमारा दोस्त है। ओके। आप अफगानिस्तान को भी रियलाइज़ करा सकते हैं। सारी ज़िंदगी के कटों को मुकाने के लिए एक बार वहाँ पर खुद जाएं, या एक बार उन्हें दावत दे दें, या किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं। आपके इसहाक डार साहब को या वज़रा को अफगानिस्तान सीरियस नहीं लेता। एक बार आसिम मुनीर साहब को खुद अफगानी गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, मेट बी इन चाइना, इन कतर, एनीवेयर एल्स, बैठे, एंड आई एम डैम श्योर ही वुड कन्विंस देम। मुज़ाकरात होंगे तो आपको डैम श्योर वो उसकी कन्विंसिंग पावर कमाल की है। ओके। आपको ये यकीन है कि फील्ड मार्शल साहब अगर मुज़ाकरात करेंगे तो मामला क्योंकि देखें अफगानिस्तान के भी लोग जानते हैं कि पावर सेक्टर कहाँ पे है, वो GHQ है इस वक्त। तो जब वो खुद आके बात करेंगे, अगर फील्ड मार्शल ने ही मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी को चलाना है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है? कोई काम नहीं है ना। तो यही आप तो उनको हटा दें। तो वो हटाए ना, वो जो जिनके पास इख्तियार है। मैं तो अपोजिशन में बैठा हूँ, मैं आपको वैसे आपके ख्याल में जो खारजा महाज है वो फील्ड मार्शल साहब को संभालना चाहिए? हाँ, इस वक्त पाकिस्तान का खारजा महाज, और आप ये इत्तेफाक करते हैं कि वो अच्छा चला रहे हैं? वो अच्छा चला रहे। अगर नून लीग की हुकूमत है तो फिर उन्हें खुद ही चलाना चाहिए। कश्मीर के ऊपर मैं आऊँगा। कश्मीर के हवाले से आपके पास क्या, जो मसला कश्मीर है, इसके हल के लिए आपके पास क्या पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी believes in one thing कि India is making colonies in Indian occupied Kashmir, may it be जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इंडिया वहाँ पे हिंदू पंडिट्स को ला के आबाद कर रहा है, और कल को जब प्लेबिसाइट होगा तो हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा होगी और फैसला इंडिया के हक़ में जाएगा। तो इससे पहले पाकिस्तान को हर महाज से मुराद हर महाज। आपके ख्याल में क्या इंडिया ये रायशुमारी करवाएगा? मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, इंडिया क्या पता जब हिंदुओं की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो पाकिस्तान को चैलेंज कर दे कि हम कराने को तैयार हैं। अगर वो करवाने को तैयार हैं तो इसी तरह जो इंडिया के अंदर बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी उसको करवानी पड़ेगी। हमारा उनके साथ UN में जो मामला है वो तो कश्मीर की हद तक का है। ओके। हालांकि होना जूनागढ़ के लिए भी चाहिए था, आसाम के लिए भी, हैदराबाद दक्कन के लिए भी, ये हमारी रियासतें हैं। इंडिया उस पर काबिज़ है, होना सब पे चाहिए था। लेकिन बात यह है वैसे दुनिया में सर गवर्नमेंट, दुनिया में जो निज़ाम है ना, माइट इज़ राइट का है, मजलूम या जालिम का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम मजलूम थे ना, पूरी दुनिया को पता था हम हक पे थे, लेकिन मजलूम थे। दुनिया कोई नहीं चारा डालती थी, हमारे मुसलमान नहीं डालते थे। जब हम सीधे हुए हैं इंडिया के साथ, फिर ट्रम्प भी कहता है जंग मैंने रुकवाई है, 6 जहाज़ गिर गए हैं, क्रेडिट सारी दुनिया लेने को। सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स।
एग्जैक्टली जब आप दांत Yes. दिखाते हैं तो सरकार आपको मानते हैं। अब आपको सही मुख्य दांत मैं यहाँ दिखाने पे ये पड़ेंगे। भी आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि जूनागढ़ की आपने बात की, अक्सर लोगों से जब मुलाकात होती है, डिस्कशन होती है, तो जूनागढ़ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जबकि जो यूएन के अंदर हमारा केस पड़ा हुआ है और ऑफिशियली भी यूएन जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान की एक हिस्सा है, पाकिस्तान Yes, का yes. पार्ट है। जो हमारी हुकूमतें गुजरी हैं, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जूनागढ़ के हवाले से कुछ काम किया, उसके अलावा मुझे किसी गवर्नमेंट किसी का ने उसमें नहीं काम किया। नहीं नजर अच्छा, आया। वो आपको काम भी क्या इसलिए लगता है किया ये कि इस क्यों इशू को खामोशी हमने है? रेज किया, हर फोरम पे रेज किया, तो गवर्नमेंट ने Exactly. इसको सीरियस लिया। गवर्नमेंट के कुछ लोग, गवर्नमेंट के नहीं, वही फरिश्ते कुछ आके हमें मिले, उन्होंने कहा रहा ये तो आपने हमारी आंखें खोली। हम तो पिटते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी क्यों है। जब से आपने कश्मीर का बॉर्डर क्लोज किया, एलओसी को डिक्लेयर किया, आपने कह दिया ठीक है वहाँ वाला तुम्हारा, यहाँ वाला हमारा, उस वक़्त से इंडिया ने सारा आपको जो तिगनी का नाच नचाया बलूचिस्तान में और केपी में नचाया दहशतगर्दी की सूरत में, इंडिया को उनके मामलात में इंगेज रखते ना। जो चिकन नेक आपने बनाई हुई है, जो सिस्टर स्टेट्स वहाँ पर हैं, जो उत्तर प्रदेश में सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, जो हैदराबाद दक्कन की, जूनागढ़ की, आसाम की और ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, उसमें इंडिया को इंगेज रखते सही तरीके से, अंडर प्रेशर ना आते अमेरिका के और इंटरनेशनल पावर्स के, तो आज बलूचिस्तान में बदअमनी ना होती। सही बात। इंडिया को मौका ही ना मिलता आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। ये मुशर्रफ साहब की एंड आफ्टर मुशर्रफ की गलीज तरीन और घटिया तरीन पॉलिसीज थी, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। मुशर्रफ एंड आफ्टर मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, सारे लोग इसमें बराबर के कसूरवार हैं कि उन लोगों ने जब से इंडिया से स्टेप बैक किया, उनके मजलूमों से ओके। उन्होंने आपके दो सूबों में अनरेस्ट शहीद सियालवी की गवर्नमेंट में मसला कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ का मसला भी उठाया जाएगा। आसाम का भी, हैदराबाद का भी, मणिपुर का भी, हर जगह का, जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है, हम आवाज़ उठाएंगे। मेड भी मुस्लिम, मेड भी नॉन मुस्लिम, खालिस्तान का भी मसला उठाएंगे। खालिस्तानी हमारे भाई हैं। और मैं हसन अब्दाल भी जलसा करके आया हूँ 1-2 महीने पहले, और मैंने वहाँ के लोगों को कहा है कि जो मेहमान आपके आते हैं सिख बरादरी के, उनसे अगर तुम टैक्सी चलाते हो, उबर क्रीम चलाते हो, तो पैसे ना लो, और हो सकता है तो जितना हो सकता है उन्हें इज्जत प्यार दो, उन्हें पता चले तुम्हारा अपना मुल्क है। और जब हमारी आज़ादी और तुम्हारी आज़ादी दोनों की हम कदर करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप भी आज़ाद होंगे और हमारे एक बेहतरीन और अच्छे इखलाक के और आला ज़र्फ़ किस्म के पड़ोसी बरादर मुल्क होंगे आप हमारे। ओके। मैं यहाँ थोड़ा सा फ़लस्तीन के बारे में बात करना चाहूँगा, जो मौजूदा गवर्नमेंट का फ़लस्तीन के हवाले से जो मौक़िफ़ है, और जो इस टाइम पे ट्रम्प की जानिब से 20 नुकाती पीस एग्रीमेंट जो उन्होंने पेश किया, इस हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। क्या पाकिस्तान का जो इस टाइम पे स्टैंड है इसके ऊपर, ये इसकी आप तहीद करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एज़ कम्पेयर टू अदर मुस्लिम कंट्रीज़ एक्सेप्ट ईरान, पाकिस्तान सबसे बेहतर जा रहा है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी है। फ़लस्तीनी अपने घरों में आज भी पाकिस्तानी परचम लगा के रखते हैं। आपके एटॉमिक पावर बनने के बाद उनको बड़ी उम्मीदें थीं, वो नारे लगाते थे कि हम एटमी क़ुव्वत बने, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए व्हाट्सएवर पैलेस्टीनियंस आर डूइंग, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, वो आपकी और मेरी तरफ से भी फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद गाज़ी ने कहा था कि मक्का अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। मदीना नबी पाक का घर है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा उनके पास है। अल-कुद्स अल शरीफ बैतुल मक़दिस मुसलमानों का घर है, मोमिनीन का घर है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा उन पे है। आर वी फुलफिलिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आप खुद अपने आप से सवाल करें। वी बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, आर वी फुलफिलिंग? वी आर नॉट एट ऑल। हम हमास का नाम नहीं ले सकते, हमारे मुस्लिम हुक्मरान हिजबुल्लाह का नाम नहीं ले सकते, हमारे मुस्लिम हुक्मरान अंसार का नाम नहीं ले सकते। यमनियों को देखें ना, व्हाट डू दे हैव? उनकी जेब में क्या है? खोखली जेब में, खाली जेबें। अटैक होता है कतर पे, जवाब कौन देता है? यमन। अटैक होता है ईरान पे, जवाब कौन देता है? यमन। अटैक होता है लेबनान पे, जवाब यमन। अटैक होता है सीरिया पे, लीबिया पे, फ़लस्तीन पे, यमन जवाब दे रहा है। क्या है उन अंसार के पास? नबी पाक से बेतहाशा और वालिहाना इश्क है उनके पास। आज दुनिया यमन की तरफ देख रही है, जिनके पास ना अपनी फौज है, ना कुछ है, गैरत है।
तो जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जो पॉलिसियाँ हैं अभी इस टाइम पे ख़बरें ये भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसराइल से खुफिया तौर पे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। आपके ख्याल में ऐसा है कोई? ना करेगी, ना गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है, और अगर होगी तो ये जाएंगे अपने घरों को। पाकिस्तान की आवाम, मेरे बीवी बच्चों को उठा लेती है गवर्नमेंट, मुझे उठा लेती है, मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा कर लेती है, मेरे घर मसमार कर लेती है, कारोबार मसमार कर देती है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ। कर रही है ना पीटीआई वाले भी, टीएलपी वालों ने भी किया, जमात इस्लामी ने भी किया, माजी में नून और पीपी वालों ने भी किया, जब दूसरी हुकूमतें होती थी किया बर्दाश्त। फ़लस्तीन के मामले पे नून लीग का कारकुन नहीं देखेगा कि मैं नून लीगी हूँ, पीपी का कारकुन नहीं देखेगा मैं पीपी का हूँ। ये सब यूएन के डेलीगेशन में जो प्राइम मिनिस्टर का जो डेलीगेशन था यूएन में, उसमें शमा जुनेजो बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये हमारे फॉरेन ऑफिस की सबसे बड़ी नाकामी थी। आपका जिम्मा आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ये बोल के कि जनाब ये तो फॉरेन ऑफिस जवाब देगा, तो जनाब आप कौन है फिर? आप क्या रियासत के वजीर नहीं हैं? जब आपको नहीं पता? जब हमारे ये ब्लंडर है ना उनका, ये है, ये मानना भी चाहिए और इस पे रियासत को तो इसी के ऊपर लोगों का ये कहना है, खबरें हैं मीडिया की कि ये जो है, देखें इनकी जुर्रत भी नहीं है, ना होगी, और इनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के आइडियोलॉजी से ये खेल पाएंगे। ओके, मतलब ये पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा कोई भी सऊदीया भी एक्सेप्ट कर ले फ़लस्तीन को, सऊदीया भी एक्सेप्ट कर ले इसराइल को, ईरान भी कर ले और फ़लस्तीनी भी कर लें, पाकिस्तान नहीं करेगा। ओके, कभी भी नहीं करेगा। जो दो रियासती हल की बात, पाकिस्तान का भी एक स्टैंड है, लेकिन वो है 1967 से पहले की सरहदों के ऊपर। जो ट्रंप ने दो रियासती हल पेश किया, उसके मुताबिक बैतुल मुक़द्दस जो है वो इसराइल के कब्ज़े में है, वो उनका कैपिटल है। क्या इसके मुताबिक अगर कोई पेशकश की जाए और उस दो रियासती हल के मुताबिक कोई हल पेश किया जाए, तो आप जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिस तरह इन्होंने ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे को फ़ौरन बगैर पढ़े और बगैर उसके, बेवकूफ़ लोग हैं ना, इनको चाहिए था उम्मत मुस्लिमा को एतमाद मिले थे। ट्रंप पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ट्रंप सुबह कहता है जंगबंदी होगी, शाम को हमला कर देता है। ट्रंप आपके फील्ड मार्शल से मिलने के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2 हफ्ते तक ईरान पे हमला नहीं करेंगे, 2 दिन बाद हमला कर लेंगे। और आइंदा आपको नहीं लगता कि आइंदा कोई इस तरह का ब्लंडर करके ये बाद में ये दोबारा मतलब ये कह देंगे कि हम रास्ते में थे और हमने ये देखा नहीं? मुझे 100% लगता है ट्रंप ऐसे ही करेगा। ट्रंप कैन नेवर एवर बी ट्रस्टेड। एक जोकर को अमेरिका की आवाम ने अपना वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत बनाया, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? एक जोकर पे, एक ऐसा बंदा जो WWE की रेसलिंग में भी 2 नंबरी करके अपने बंदे को मैच जिता देता था, तो उस 2 नंबर बंदे पे जो चाइल्ड अब्यूज़ करता रहा है सारी ज़िंदगी, वुमनाइज़र है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं ट्रस्ट कर सकते, नहीं कर सकते। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा शिकार है वो बंदा, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? वो 22 साला लड़की जो फ़लस्तीन में डेलीगेशन लीड करके गई है फ्लोटेला का, उसको आज वो कह रहा है कि ये हर वक्त गुस्से में रहती है, ये पागल टाइप है। इस तरीके से वो तौहीन कर रहा है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? यू कांट ट्रस्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। और इसी हवाले से जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट बार बार उनके साथ मीटिंग्स कर रही है, तो फ़लस्तीन के मामले में आपको मुसलमानों के साथ मुलाकात करनी है। ट्रंप क्यों स्टेक होल्डर बना हुआ है? उसका ये इशू नहीं है। पीस अमन का जो पीस का अवार्ड है वो चाहिए उनको, नोबेल पीस अवार्ड। 2 बंदों को लड़वाएगा पहले आपस में? नहीं, वो तो सुलह करवा रहे हैं। उन्होंने देखे इंडिया पाकिस्तान की सुलह करवाई 2 एटमी मुल्कों की। इसी तरह वो 60-70 हज़ार बच्चों को जो इसराइल ने मारा है, उसको असला किसने दिया है मुफ्त में? अमेरिका ने दिया है। तो फिर बच्चों का कातिल कौन है? अमेरिका हुआ। तो उससे के साथ बैठ के अगर आप कहें कि आप अभी अमन की बात करें और हम आपको नोबेल दे देंगे, ये तौहीन है फ़लस्तीनियों की और मुसलमानों की कि हम लोग सऊदीया, ईरान, यमन इकट्ठे नहीं बैठ सकते, अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते, उन हरामजादों के साथ बैठ के बात करेंगे। ये मुसलमानों की तौहीन है, और ये 57 इस्लामी ममालिक मिल के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। आने वाली नस्लें इनको माफ़ नहीं करेंगी, और इस पे तमाम इस्लामी ममालिक को आपस में मिल बैठ। आज हम लोग रोते हैं। कल 7 अक्टूबर थी, कल मैं डी चौक पे खिताब कर रहा था, 2 साल पूरे हुए थे हमास के अटैक को।
मैंने कहा आज हम रोते हैं कि 1400 साल पहले अगर हम जिंदा होते हम इमाम हुसैन के साथ होते। आज के दौर का करबला गजा है। आज से कई सौ साल पहले, आज के कई सौ साल बाद हमारे आने वाली नस्लें रोएंगी कि हमारे बाप दादा बड़े बुज़दिल थे, हम अगर उस दौर में होते तो फ़लस्तीन के साथ होते। हम वही किरदार अदा कर रहे हैं जो कुफियों का किरदार था। आपको मौका मिलेगा तो आप क्या क्या ऐसा अल-कुद्स पीस कीपिंग फोर्स के लिए सर धड़ की बाजी लगाऊंगा, उम्मत मुस्लिमा की फोर्स बनाऊंगा, और बैतुल मक़दस के लिए, वहाँ अमन के क़याम के लिए हमें अपनी फ़ौज बनानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अगर हमला करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन पे हमला कर देंगे? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों के दिफा के लिए फ़लस्तीन पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा हमारी हुकूमत में। जिस तरह सऊदीया पे हमला हम पे हमला है, बैतुल मक़दस पे हमला हम पर हमला है। और आप जवाबी हमला करके देंगे, बिल्कुल देंगे। और चाहे इस कश्मीर का मामला है, कश्मीर के हल के लिए, चाहे इस बेस पे हमें बहुत रुकावटें होंगी, हुकूमत बनते बनते शायद हमारी रुक जाए, ये तो तैयारी करके बैठे हुए, हम करेंगे। हम आप हुकूमत नहीं लेंगे हम जब तक हमें जो ये बात मैंने कर दी है, शायद इस बेस पे इंटरनेशनल प्रेशर होगा। आज से 20 साल बाद भी यही इंटरव्यूज सामने आएंगे कि किसको लेके आ रहे हो, ये तो ये कहता था। हम इस बात को ओन करेंगे कि फ़लस्तीन पे हमला पाकिस्तान पे हमला होगा। अगर सऊदीया पे हमला पाकिस्तान पे हमला है, तो फ़लस्तीन पे हमला भी पाकिस्तान पे हमला होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि जो आपने बात कही कि किसको लेके आ रहे हो, कि मतलब आपको कोई लेके आएगा? नहीं, 20 साल बाद की मैं बात, 20 साल बाद भी आपको ये यकीन है कि आपको कोई लेके आएगा? अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा, यहाँ पे मैं कश्मीर के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कश्मीर का जो मसला है, इसका जो हल है, पायदार हल, उसके लिए आपके पास, आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने इसराइल के हवाले से बात की कि आप हमला कर देंगे, क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात तो बहुत हो चुके हैं, आपने खुद कहा मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे सर का ताज हैं, हम उन्हें ओन करेंगे। अगर ची गुवेरा को दुनिया ओन करती है तो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को भी हम ओन करते हैं। ओके, और अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए आपको हमला करना पड़ा तो आप करेंगे? हम हर हद तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि दंगे फसाद ना हो, खित्ते में अमन हो, लेकिन अगर दुश्मन किसी हद तक जाएगा तो हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। शहीद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सेगमेंट अभी ख़त्म हुआ है, मज़ीद 4 रहते हैं, लेकिन वो छोटे सेगमेंट हैं। सेगमेंट 2 है, इसमें बस एक लफ्ज़, सेगमेंट का नाम भी है बस एक लफ्ज़, आपने एक ही लफ्ज़ में इसका जवाब देना है। तो ये मुख्तसर सेगमेंट से आगे, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके सामने सवाल आता है या एक लफ्ज़ आता है सियासत, तो आपके माइंड में इसके बारे में क्या लफ्ज़ आएगा? इबादत, नज़रिया पाकिस्तान, कायदे आज़म, नौजवान, शहीर से आलवी, अच्छा जवाब है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, नौजवान और नौजवान। अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। और इसी तरह इसी सेगमेंट में हमारा एक रैपिड फायर होता है, जिसमें आपने यस और नो करना है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये नाकाम हो चुकी है बुरी तरह? यस। पाकिस्तान को नए सियासी ढांचे की ज़रूरत है? यस। नौजवान क़यादत तब्दीली ला सकती है? यस। नौजवान मायूस होते जा रहे हैं? मिला जुला जवाब, क्योंकि ये पिछले जो बातें आपने कही हैं, क्योंकि उस तरह का उनको मौका नहीं मिला तो मायूसी हो रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है इंशाल्लाह। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस सेगमेंट में हमने सेगमेंट का नाम है, मैं तो डरा हुआ था इन सवालों से, आपने बड़े आसान कर दिए हमने, क्योंकि पिछला सेगमेंट हमारा बहुत लंबा हो गया तो इसलिए इसको शॉर्ट किया है। अगला सेगमेंट है, इसमें है किस्मत आपकी। सेगमेंट का नाम है किस्मत आपकी। हम आपकी किस्मत के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन कंडीशनल है, हम एक कंडीशन रखते हैं, उस कंडीशन के मुताबिक आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। सबसे पहला फैसला क्या होगा आपका? आज़ाद खारजा पॉलिसी। और आई वुड विजिट अफगानिस्तान और ईरान सबसे पहले, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म करूँगा, और देन आई विल विजिट बांग्लादेश
और Okay. वन फॉरेन पॉलिसी एंड वन डिफेंस पॉलिसी दोनों मुल्कों की होगी इंशाल्लाह ताला। आई Okay. विल मेक श्योर इंशाल्लाह। आपके ख्याल में आज़ाद खारजा पॉलिसी के ज़रिए ही हम बाकी तमाम हाँ, मसाइल इज्जत से अपनी इज्जत बहाल करेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद मईशत और सारे काम, पहले इज्जत। ओके। इसी मौजूदा सेटअप के दौरान, इसी सेटअप के होते हुए, इसी सेटअप के तहत अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं और ये सारे बुरान आपके सामने, स्पेशली सियासी बुरान भी आपके सामने है, इससे निपटने के लिए क्या करेंगे? I will meet the political leadership of all political parties. ओके I will request them. ओके इस वक्त पाकिस्तान फर्स्ट। आपको मुझसे एतराज़ है, 100 इख्तलाफात करें, मुझ पे तनकीद करें, लेकिन जहाँ लगता है पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, कौम परस्ती और फ़िरका वारियत मुझे नहीं चाहिए। ओके इसका ख़ात्मा करेंगे और उसके बाद छोटे मोटे इख्तलाफात पे हम ऑपोजिशन को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। उन्हें कहेंगे कि हमारी वो तनकीद करो जिससे हमारी इस्लाह हो, ज़ातियात पे ना हो। हाँ। ओके, मतलब आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने हाँ की हाँ, कोशिश करेंगे। मैं मेरे दौर में सिर्फ कौम परस्ती पे, सब नेशनलिज्म पे और फ़िरका वारियत पे डंडा चलेगा सीधा सीधा। ये जो नाम नेहाद सुबाइयत की जंग होती है और वो जो कौमों को तकसीम कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान से इख्तलाफ की बात करने वालों को आप सख्ती से नहीं, ऑपोजिशन को बड़े प्यार से मिलेंगे। ओके हमारी ऊपर तनकीद करने वालों को बड़े प्यार से मिलेंगे। मुज़ाकरात, दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एक फ़िरका वारियत, उसको हम कुचलेंगे जो उम्मत को तकसीम कर रही है, और दूसरा जो पाकिस्तान को तकसीम कर रही है, सुबाइयत और ये कौम परस्ती, इसको कुचलेंगे। और हम इंशाल्लाह मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बनाएंगे, मज़ीद सूबे बनाएंगे। ओके, आप सूबों के हक में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा सेगमेंट है, ये है ट्रूथ एंड डेयर। इसमें एक आपसे सच जानेंगे और एक आपसे डेयर करवाएंगे। सच ये है, सच आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, क्योंकि जिस तरह हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कशन की, आजकल मीडिया में हर जगह ये डिस्कशन हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में किरदार है आम हो चुका है, हर बंदे को, बच्चे को पता है। बिल्कुल। लेकिन आपकी बातों से भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि आप भी चाह रहे हैं कि आपके इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों ताकि आपको मौका मिले। इसी तरह बाकी सियासतदान भी ये चाहते हैं। क्या हमारे सियासतदान खुद ही इस्टेब्लिशमेंट को घसीटते हैं सियासत में और बाद में तनकीद करते हैं? ये बात दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर वो नून को सपोर्ट करते हैं, पीपी को, पीटीआई को करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको करते हैं, वसीतर मफाद के लिए हमारे साथ बैठना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि हम फॉर्म 45 के जरिए ही आना चाहते हैं, अलबत्ता आप हमारे रास्ते में कोई रुकावट ये ना दोहरा मिहार क्यों? उनके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए। आप जवाब मेरा दोबारा सुन लें, ये रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे मैं आज एक, ये डेयर है, तो हो गया, सच तो आपने बता दिया। डेयर ये है कि आप एक ऐसा सच बताएं, एक ऐसी, मतलब वो चीज़ आज बताएंगे जो आज से पहले कभी आपने नहीं बताई कहीं भी। बहुत इस्लामाबाद में, लेकिन ये बहुत जल्दी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता दें। नहीं, तो आम चीज़ है। हम लोगों ने क्योंकि सारी ज़िंदगी इंटेलिजेंस बेस्ड जितने ऑपरेशंस लोग करके आते थे, उनसे जाके पूछना ये कैसे किया, या जितना हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी वो सारी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री में देखी, वो यही देखी। एक बार ऐसा हुआ कि हमने गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ धरने का ऐलान कर दिया। हमने कहा वी विल मूव टूवर्ड्स द एम्बेसी। तो पूरी रात पुलिस हमें और इदारे हमें ढूंढते रहे, हमारे घरों के बाहर, पिंडी में, बाकी जगहों पे। और जिस जगह पे धरना हमने देना था, अपारा चौक पे जहाँ से स्टार्ट होना था, उधर कंटेनर्स लग रहे थे। और जब वो कंटेनर्स लग रहे थे तो हम लोग मास्क पहन के वो देख रहे थे कि यहाँ शहीद दाखिल ना हो सके, और हम उसी जोन में थे। और उधर ही जिस पार्टी को हम सारी ज़िंदगी तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसी के सूबाई रहनुमा के घर की बेसमेंट में हम लोगों ने रात गुजारी थी। ओके। और अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, उसने नज़रिए के लिए अपनी पार्टी भी नहीं देखी। उसने कहा जिस कॉज के लिए तुम निकल रहे हो, मेरे लिए वो कॉज पहले। ओके। और सुबह हर नाके पे ढूंढा गया था, और एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट की मस्जिद, जितनी भी थी मसाजिद, उसमें रेड्स हुए थे। हमें तलाश किया गया कि यहाँ से जुमा पढ़ के जुलूस निकालेगा,
और हम बिल्कुल ही ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट की मस्जिद से जुलूस लेके निकले थे। ओके, वेरी तो इंटरेस्टिंग। लेकिन ये और हम पहुंच गए थे। जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, जिनकी ड्यूटी थी आपको ढूंढने की, उनके लिए आपने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? नहीं 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 नहीं, दे नो इट। Okay. और बाद में हम बैठे भी मिले भी, जाहिर है वो इसी मुल्क के लोग हैं, बड़ा इस पे शुगल भी लगता रहा बात में। Okay. क्या ये, मैं क्या, देखो ना, फिर हम भी आप में से ही है ना, Interesting. फौजी घर में पैदा हुए। सर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। इस सेगमेंट हाँ, एक बार एक और भी हुआ, इसी तरह का एक धरना था। जी। और मैं उन दिनों में ना शेरवानी पहनता था जब कोई अच्छा। बड़ा इवेंट होता था, और Okay. वो चीज़ है, तो हमेशा से उनके जहन में ये था कि किसी गाड़ी में आएगा, जाहिर है हजारों लाखों लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं, ओके, तो इसे रास्ते में हम पकड़ेंगे। आपका भाई पैंट शर्ट पहन के करीम के बाइकिए पे करीम वाला वो लगा के तो दाखिल हो गया था। तो, लेकिन ये है कि मुस्तकबिल में मैं इस तरह काम नहीं कर पाऊंगा, आज मैंने बता जो दिया, लेकिन ऐसा ना करे ऐसी लोगों नहीं, से, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वैसे टाइम कर हो पाएं। सकता है आप कोई नया काम करें, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर हो सकता है आपका कोई नया काम भी हम एक्सपोज कर लें। अगले सेगमेंट में, आखिरी सेगमेंट में आपने मुफ्त मशवरे देने हैं। इस सेगमेंट का नाम है मुफ्त मशवरे। तो आपने हमारे जो पाकिस्तान के नौजवान हैं जो इस टाइम पे मायूस हो चुके हैं सियासत से, पाकिस्तान के मौजूदा हालात से, उनको आपका क्या मशवरा है? हमारे तमाम तकरीरें, इंटरव्यूज़ तफसील से सुने, आपकी मायूसी ख़त्म होगी, एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। ओके, और आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको फॉलो करना शुरू कर दें और उनको उम्मीद पैदा हो जाएगी उनके दिल में इंशाल्लाह। हुकूमत के लिए क्या मशवरा है? मुस्लिम ब्लॉक की तरफ काम करें। ओके, जो either to align yourself with A block और B block, अपना ब्लॉक बनाए और फिर इज़्ज़तदार तरीके से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस टाइम पे, सियासी बुरान है, इसको निमटने के लिए, इसके खात्मे के लिए हुकूमत को कोई अपोजिशन जमातों के पास जाके बैठें, सिंसियर मुज़ाकरात करें, ओके, और सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कर। ईंट का जवाब पत्थर से दुश्मन को दिया जाता है, अपनों को नहीं दिया जाता, अपनों को सीनों से लगाया जाता है। बच्चे नाराज़ हों तो बच्चों को डांटा ज़रूर जाता है, घर से नहीं निकाला जाता। ओके, और अपोजिशन आप माँ हैं, इस वक्त रियासत हैं, अनफॉर्चुनेटली माँ का ही किरदार अदा करें। ओके, आपके ख्याल में माँ का किरदार अदा नहीं कर रही? सुतेली माँ का भी नहीं कर रही। सुतेली माँ को भी कभी कभी रहम आ जाता है, ओके, इनको नहीं आ रहा। अपोजिशन के लिए क्या मशवरा है? ऑपोजिशन इमेच्योर है हमारे अलावा, ओके, इमेच्योर है। ऑपोजिशन खुद एक पेज पे नहीं है। आज अली अमीन गंडापुर का भी फैसला आपके सामने आया होगा। पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान के साथ वही कुछ कर रही है जो नून की लीडरशिप ने नवाज शरीफ के साथ किया है। तो पीटीआई की लीडरशिप खुद इमरान खान के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ सिंसियर नहीं है। मैं जो अपोजिशन के वोटर्स से ये मैं बात करूँगा कि आप अपनी लीडरशिप को ज़रा खींचें, उन्हें राह रास्त पे लाएं, ये आपको बेच चुके हैं। कौम के लिए ख़ास तौर पे क्या मशवरा है आपका? देखें, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाश। क्या बात है सर, क्या बात है। इकबाल को पढ़े ये कौम, और उसका फ़ारसी कलाम भी पढ़े, उर्दू भी पढ़े, आपको हर चीज़ का जवाब उसमें मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने लेट ज़रूर आए, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपके मशहूर हैं। मैं आप लोगों का मशहूर हूँ, आप लोगों की वजह से हमारा मैसेज लोगों तक जाता है। बस इसमें से, क्योंकि आज की पॉडकास्ट इस तरह की हुई है कि इसमें 3-4 क्लिप ऐसे निकलेंगे, उनके साथ जवाब कंप्लीट लगाइएगा। जी ज़रूर, हम ज़रूर कंप्लीट लगाएंगे, और देखने वालों को भी। वैसे मेरे पॉडकास्ट की सबसे बड़ी बात भी आपको बताता चलूं कि हमारे पॉडकास्ट में कोई चीज़ कट नहीं होती, तो आपका पूरा जवाब इंशाल्लाह हम लगाएंगे, डोंट वरी। नाज़रीन, आपने सुना शहीर सियालवी साहब को, इनके साथ सख्त सवालात भी हुए, और इनकी तरफ से जो जवाब, मैं एक बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन तरीन और मुश्किल तरीन पॉडकास्ट में से एक ये। थैंक यू सो मच। और हमने बड़े ओपन सवाल किए ताकि हमें पता चले, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। ये चेयरमैन है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो फॉलोअर्स हैं इनके। तो इस वजह से मैंने इनसे खुल के सवाल किए ताकि हमारी ख़ारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के बैरूनी मामलात, हमारे जो अंदरूनी आपस में खलिशें हैं, आपस में तफरीक है, उसके बारे में भी डिटेल से बात हुई। इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में किरदार है उस हवाले से भी डिटेल में बात हुई। इन्होंने खुल के जवाब दिए, और हमने भी अपनी तरफ से खुल के इनसे सवाल किए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।
इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।